अध्याय 601 अध्याय 495 महत्वपूर्ण व्यक्ति अध्याय 601 अध्याय 495 महत्वपूर्ण व्यक्ति सम्मेलन कक्ष में क्यूई हानके एक ओर बैठे थे। उनके दोनों ओर दो अधीनस्थ और सुरक्षा के लिए दो कंकाल परिचारक थे। उनके सामने तीन लोग बैठे थे। काले रंग की जैकेट पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, पहले से मिले डिप्टी कमांडर लियू और सीधे मुद्रा वाला एक युवक। काले रंग की जैकेट पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना हाथ मेज पर पटका और जोर से चिल्लाया। क्यूई हानकाई ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, बाहर गड्ढे और विस्फोट के निशान हमने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कारखाने पर हमला करके छोड़े थे। तुम बार बार यह क्यों कह रहे हो कि हमने किसी को मार डाला? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने फिर भी कहा, दस्ते के लापता होने से पहले उन्होंने एक संदेश भेजा था कि आपके साथ संघर्ष हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। क्यूई हानके ने जोर देकर कहा, क्या आप हमें इस जगह की तलाशी लेने देंगे? माफ कीजिए, हमें लोगों को अपने घर की बेतरतीब ढंग से तलाशी लेने देने की आदत नहीं है। तुम? एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और वू हेंग सीधे अंदर चला गया। क्यूई हानके ने तुरंत प्रसन्नता व्यक्त की और उसके लिए जगह बना दी। क्या हो रहा है? वू हेंग ने सामने बैठे लोगों की ओर देखा और सीधे पूछा। क्यूई हानके ने उत्तर दिया, बचाव दल ने बताया कि हमारे क्षेत्र में कोई लापता हो गया है। वू हेंग एक कुर्सी पर बैठ गए और डिप्टी कमांडर लियू की ओर देखते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि हम यहाँ आसपास थे? उप कमांडर लियू ने एक तरफ देखा और बताया, हमारे पास एक दस्ता है जो पास में ही एक मिशन पर काम कर रहा है। केवल बोलने से ही उनकी गति कुछ कमजोर हो गई। किस तरह का मिशन चला रहे हो? वू हेंग ने जोर देकर पूछा। भूभाग की टोह और सामग्री संग्रह। वू हेंग ने उसे सीधे देखा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि यह हमसे संबंधित है? एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, दस्ते के लापता होने से पहले उन्होंने एक संदेश भेजा था कि आपके साथ संघर्ष हुआ है। वू हेंग ने फिर उसकी ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्यूई। वू हेंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार क्या आपके लोग उस समय हम पर हमला करने की योजना बना रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम कारखाने पर हमला कर रहे थे, हम आप पर हमला कैसे कर सकते थे? वू हेंग ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसका उपनाम क्यू था, को संबोधित किया और फिर डिप्टी कमांडर लियू की ओर मुड़े। डिप्टी कमांडर लियू, आपने हमें एक बार बेवकूफ बनाया होगा। डिप्टी कमांडर लियू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने जोर देकर कहा, लोग सचमुच लापता हो गए थे। तो क्या सामान इकट्ठा करने निकलते समय किसे खतरा नहीं होता? अगर तुम्हारे लोग लापता हो जाएं, तो क्या तुम हर बार यहीं आकर हंगामा मचाते रहोगे, या फिर तुम दूसरे ठिकानों से भी उनके संसाधन लूटने में लगे रहना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? डिप्टी कमांडर लियू ने तुरंत कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसका उपनाम क्यूई था, ने उदास चेहरे के साथ कहा, क्या आप हमें यहाँ तलाशी लेने देंगे? अगर तुम्हें कुछ न मिले तो क्या होगा? अगर हमें कुछ नहीं मिला तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। तुम्हारी माफी का मुझे क्या फायदा? अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मुझे बाहर रखी 4 बख्तरबंद गाड़ियां चाहिए। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत है या नहीं। वू हेंग ने उसे घूरकर देखा। क्यूई हानके एक ओर खड़े होकर अपने हाथों को पीछे की ओर कसकर बांधे हुए थे। कल पकड़े गए बख्तरबंद वाहन और ट्रक गैराज में खड़े थे। उनके पास सीरियल नंबर थे जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। हमें क्यों करना चाहिए? दूसरे पक्ष ने तुरंत कहा। वू हेंग ने भी उसकी ओर देखा। हाँ, हमें क्यों करना चाहिए? हम? अधेड़ उम्र के आदमी ने उपहास किया, हमारे बख्तरबंद वाहन बाहर खड़े हैं, किसी भी समय इस जगह को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। वू हेंग ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा दिया। उन्होंने क्यूई हानके की ओर मुड़कर कहा, शिन्फू शहर को प्रांतीय क्षेत्र के साथ माल का व्यापार निलंबित करने के लिए सूचित करें। थप्पड़। डिप्टी कमांडर लियू ने मेज पर जोर से पटक दिया और अचानक खड़े हो गए। उसने अपने बगल वाले आदमी को डांटा कि अनरोंग, नेता वू से माफी मांग। तुम्हें युद्ध के बारे में इतनी आक्रामकता से बोलने का अधिकार किसने दिया, मानो तुम्हारे मुंह पर डाकू के शब्द हों। आप? यह देखकर कि दूसरा पक्ष सचमुच गुस्से में था, क्यूई उपनाम वाले व्यक्ति ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, मुझे माफ करना नेता वू, मैंने अपने आंदोलन में गलत बात कह दी। वू हेंग ने हाथ हिलाकर टालते हुए कहा, ठीक है, अभी के लिए तुम सब वापस जाओ। अगर बाद में कोई ठोस जानकारी मिलती है तो हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से उनके गायब होने का समय उस समय से मेल नहीं खाता जब हमने फैक्ट्री पर कब्जा किया था। उपसेनापति लियू उठे और बोले, तो अब हम चलते हैं। जहां तक दोनों शहरों के बीच व्यापार का सवाल है, नेता वू, कृपया उसे रोकने का कोई आदेश न दें। हम सोना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं भी आशा करता हूं कि हम शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकें। तो फिर हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, डिप्टी कमांडर लियू ने अन्य दो के साथ जाने से पहले कहा। वे कारखाने से बाहर निकले, बख्तरबंद वाहनों में सवार हुए और धीरे धीरे दूर चले गए। क्यूई हांसी ने टिप्पणी की, वे इतने सारे बख्तरबंद वाहन लेकर आए थे कि मुझे लगा कि वे हमसे मौत तक लड़ेंगे। वे 3 गुट बेस को नियंत्रित करते हैं, उन्हें कुछ भी करने से पहले एक दूसरे से परामर्श करना होगा। वू हेंग ने प्रस्थान करने वाले काफिले को देखा और आगे कहा, लेकिन हमें भी सावधान रहने की आवश्यकता है, कहीं वे वास्तव में कुछ न कर बैठें। क्यूई हांसी ने सिर हिलाया, फिर कहा, वैसे हमें वह स्थान मिल गया है जहां ब्लूप्रिंट संग्रहित हैं, लेकिन हम सुरक्षा द्वार नहीं खोल सकते। चलो, मुझे भी दिखाने ले चलो। बचाव दल के वाहन में क्यूई अनरोंग के चेहरे पर कुछ अनिच्छा दिखाई दी जब उन्होंने कहा, इस तरह वापस जाना बॉस हुआंग को समझाना मुश्किल होगा। डिप्टी कमांडर लियू ने उसकी तरफ देखा और कहा, जैसा है वैसा ही बता दो, उनके शामिल होने की संभावना बहुत कम है। मुझे लगता है कि किसी और नजरिए से सुराग ढूंढना बेहतर होगा। बॉस हुआंग का एक ही बेटा है, वह निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। डिप्टी कमांडर लियू ने उसे ठंडेपन से घूरते हुए चेतावनी दी, उन्हें भड़काना बेहतर नहीं है। अगर इससे सचमुच खाने के लेन देन पर असर पड़ता है तो तुम्हें इसके नतीजे पता होने चाहिए। हम? क्यूई अनरोंग ने गुस्से में कहा और बोलना बंद कर दिया। वू हेंग और क्यूई हांसी ने अपने सामने लगे विशाल स्टील के दरवाजे की ओर देखा। इसके बगल वाली दीवार पर स्पष्ट रूप से अभिलेखागार भंडारण कक्ष शब्द लिखा हुआ था। दरवाजा शुद्ध धातु की प्लेटों से बना था, बिल्कुल फिल्मों में बैंक तिजोरियों में इस्तेमाल होने वाली प्लेटों की तरह। दरवाजे पर 2 प्रकार के ताले लगे थे, एक पासवर्ड लॉक और एक चाबी छेद। क्यूई हांसी ने कहा, किसी ने बगल की दीवार को उड़ाने का सुझाव दिया है, लेकिन हमें अंदर रखे दस्तावेजों को नुकसान पहुंचने का डर है। मुझे लगता है कि हम शिन्फू शहर से कुछ औजार आने का इंतजार कर सकते हैं और उसे काटकर देख सकते हैं कि क्या हम उसे खोल सकते हैं। इस तरह के दरवाजे को काटने और ड्रिलिंग करने से नष्ट करना मुश्किल होगा। वास्तव में बगल से विस्फोट करना अधिक तीव्र विकल्प हो सकता है। वू हेंग ने स्टील के दरवाजे की ओर देखा और क्यूई हांसी से कहा, जाओ, मेरे लिए एक बोतल पानी ले आओ। ओह! क्यूई हांसी मुड़ी और बाहर चली गई।
वू हेंग ने कांस्य कुंजी निकाली और सीधे स्टील का दरवाजा खोल दिया। पूरे स्टील के दरवाजे की मोटाई अभी भी काफी अधिक थी, लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी। वह संभवतः तोप के गोले का सामना कर सकता है। कुछ ही देर में क्यूई हांसी मिनरल वाटर की एक बोतल लेकर वापस आ गई। खुला दरवाजा देखकर वह आश्चर्यचकित होकर रुका। तुम्हें पासवर्ड पता है? वू हेंग ने अपना सिर हिलाया। यह समझाना थोड़ा मुश्किल है, मोटे तौर पर मैंने इसे खोलने के लिए महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। क्यूई हांसी ने आह भरी, महाशक्तियां होना बहुत बड़ी बात होगी। वू हेंग ने मिनरल वाटर लिया, एक घूंट लिया और उसे रख दिया। दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए और चारों ओर देखने लगे। कमरा बड़ा था, जिसमें साफ सुथरी अलमारियों की कतारें थीं और सभी विभिन्न दराजों से भरी हुई थीं। एक को खोलने पर पता चला कि उसमें बहुत बड़ी संख्या में ब्लूप्रिंट थे। सभी ब्लूप्रिंट वास्तव में यहाँ थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण हैं। क्यूई हांसी ने बहुत दूर से आवाज दी। वू हेंग वहां गए और उन्होंने एक अलग क्षेत्र में बाहरी हार्ड ड्राइवों की एक पंक्ति देखी, जिन पर विभिन्न प्रकार के डेटा अंकित थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे ब्लूप्रिंट से भी अधिक स्पष्ट हैं। वू हेंग ने शेल्फिंग इकाइयों के साथ साथ सभी वस्तुओं को एकत्र किया। यह काफी बड़ी उपलब्धि थी। कमरे से बाहर निकलते हुए वू हेंग ने कहा, कोई गोदाम ढूंढो, मैं कुछ खाना लाया हूं ताकि सभी को पर्याप्त खाना मिल सके। बहुत बढ़िया। क्यूई हांसी मुस्कुराई और उसे एक तरफ गोदाम में ले गई। सारा खाना गोदाम में ले जाया गया। वू हेंग ने अपने कमरे में लौटने से पहले क्यूई हांसी को कुछ और निर्देश दिए। छात्रावास कक्ष के अंदर वू हेंग कुछ देर तक इंतजार करता रहा और ज्यो ज्यो बाहर से वापस उड़ाया। उसने कहा, चाचा, डिप्टी कमांडर लियू ने उस आदमी को चेतावनी दी थी कि वह आपसे पंगा न ले और दूसरी दिशाओं में सुराग ढूंढे। उस बुरे बुजुर्ग ने कहा था कि वह आपको छोड़ेगा नहीं। अध्याय 602 अध्याय 496 जाओ उसे 2 बार चाकू मारो। अध्याय 602 अध्याय 496 जाओ उसे 2 बार चाकू मारो। तुम मुझे जाने नहीं दोगे। यह बिल्कुल सही वाक्यांश है ना? यह किसी कार्टून जैसा लगता है। ज्यो ज्यो ने मेरे सिर के ऊपर से गोल गोल घूमते हुए कहा, इसका यही मतलब है। वू हेंग ने कहा, आओ मुझे देखने दो। ज्यो ज्यो ने सिर हिलाया और सीधे मेरे शरीर में समा गया। और अभी अभी का दृश्य मेरे मन से साझा किया गया। डिप्टी कमांडर लियू स्पष्ट रूप से इस मामले पर हमारे साथ संबंधों को प्रभावित नहीं करना चाहते थे, जबकि क्यूई एनरोंग नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बॉस हुआंग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उन्होंने बताया कि बॉस हुआंग का केवल एक ही बेटा है और वह उसे जाने नहीं देंगे। यह अवश्य ही जियाओ जियाओ की रटंत होगी कि वह मुझे जाने नहीं देगा। हुआंग उपनाम वाले ये पिता और पुत्र काफी भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। कम से कम वे दोनों उस समय बच गए जब दुनिया का अंत होने वाला था। कई बचे लोगों के परिवार के सदस्यों की प्रकोप के प्रारंभिक चरण में ही मृत्यु हो गई। मैंने तुरंत अपने मन में स्थिति का विश्लेषण किया। बचाव दल स्पष्ट रूप से हमारे साथ टकराव नहीं चाहता था, क्योंकि खाद्य आपूर्ति के व्यापार में हमारा दबदबा है। बॉस हुआंग मुझे परेशान करने के लिए अधिक से अधिक अपनी व्यक्तिगत शक्ति का उपयोग कर सकते थे। जब तक वे फैक्ट्री को नष्ट नहीं करते, तब तक कोई खास समस्या नहीं होगी। अब मेरे पास जो साधन हैं, उनसे यहां तक कि एक बख्तरबंद वाहन में छिपकर भी मुझे मारना कठिन नहीं होगा। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि वे सचमुच चले गए हैं और अब कोई खतरा नहीं है, मैं खड़ा हुआ, सीमा का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया। पन्ना सागर। मैड लायन पायरेट ग्रुप का झंडा लहराता जहाज हताश होकर दूर भाग रहा था। बूम बूम बूम। पास के एक जहाज में जोरदार विस्फोट हुआ। टुकड़े आसमान में उछले और समुद्र में गिर पड़े। जहाज चुपचाप सतह के नीचे डूबने लगा। पानी में गिरते समुद्री डाकू मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके पीछे गोल्ड और सिल्वर आइलैंड तथा एसोसिएशन के झंडे वाला एक जहाज चल रहा था। जहाज पर रखे हथियारों से आग की लपटें निकल रही थीं। घने बमवर्षा के बीच आप उन्मत्त हंसी के साथ साथ मेरे लिए मर जाओ कमीनों और गोली मारो इन कमीनों को जैसी चीखें धीमी गति से सुन सकते थे। यह एक उन्मादी उन्माद की तरह था। जल्द ही मैड लायन समुद्री डाकू समूह के पास केवल एक जहाज ही बचा जो सबसे आगे बच निकला। सुनहरे विस्फोटक बालों वाला कप्तान जोकिम माथे पर उभरी हुई नसों के साथ देख पर खड़ा था और बार बार आग्रह कर रहा था, जल्दी करो, गति बढ़ाओ, उन हथियारों से बचो। जैसे ही वह बोल रहा था, एक खंजर ने उसकी उंगली काट दी। उसने जहाज के अगले हिस्से पर बनी जलपरी की नक्काशी पर खून लगाया और एक क्षण में जहाज की गति फिर से बढ़ गई। उन्होंने धीरे धीरे दूरी बढ़ा ली। उसी समय एक हरा तोता सबसे पहले उड़कर जहाज के किनारे पर उतरा। जोकिम को देखते हुए उसने मानवीय शब्द बोले, जोकिम मूक पक्षी। जोकिम का चेहरा गंभीर हो गया। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर अंतिम लड़ाई के दौरान वह बेड़े के पिछले हिस्से की कमान संभालकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। हाल ही में उसने अंततः एक बेड़ा तैयार किया था, लेकिन वह फिर से इस पागल द्वारा पकड़ा गया। जोकिम ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की मशीनरी से शोरगुल बंद हो गया और दोनों जहाजों के बीच की दूरी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वे उसे पकड़ नहीं पाएंगे। उसने राहत की सांस ली और तोते की ओर देखा। फिलिपा निश्चित रूप से उस पर नजर रखने के लिए अपने पालतू जानवर का उपयोग कर रही थी। दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं एक दिन तुम्हें ढूंढने आऊंगा और जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे शरीर के हर जोड़ को तोड़ दूंगा और तुम्हें मस्तूल से लटकाकर सुखा दूंगा। अगर मैं तुम्हें ढूंढ भी न पाया तो भी मैं तुम्हारे हर करीबी को ढूंढ लूंगा और तुम्हारी वजह से उन्हें मरवा दूंगा। तोते ने बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए चिल्लाया, मूर्ख पक्षी। ऐसा कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जहाज को पीछे छोड़कर आकाश में उड़ गया। उसी समय कौवे के घोंसले से एक चौकीदार ने पुकारा, कप्तान, जहाज के दाहिनी ओर कुछ अजीब चीज है। जोकिम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्दी से जांच करने के लिए दाईं ओर चला गया। समुद्र की सतह के नीचे एक विशाल शार्क जो पानी से ही बनी हुई प्रतीत होती थी, जहाज के साथ साथ चल रही थी। फिर अपनी पूंछ के एक झटके से विशाल शार्क जहाज के किनारे से टकरा गई। धमाक! एक जोरदार टक्कर की आवाज हुई, जिससे जहाज हिल गया और समुद्री डाकू बिखर गए। जल्दी से हमला करो। समुद्री डाकुओं ने समुद्र की ओर हमला करना शुरू कर दिया। तीरों और क्रॉसबो बोल्टों ने उसके शरीर को छेद दिया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। शार्क ने अचानक जहाज के ऊपर छलांग लगाई और बड़ी संख्या में समुद्री डाकुओं को उठाकर दूसरी ओर समुद्र में गिरा दिया। उसके बाद तो प्रभावों की एक अंतहीन श्रृंखला चल पड़ी। इससे जहाज के लिए अपनी आगे की गति बनाए रखना असंभव हो गया। इस बीच फिलिपा जहाज के अगले हिस्से पर खड़ी थी, जिसके सामने एक बहुत शक्तिशाली मशीन तोप तेजी से आ रही थी। तोता उसके कंधे से उड़ गया। फिलिपा ने मशीन तोप की ओर मुड़कर उसे आगे की ओर निशाना बनाया। भाड़ में जाओ। बैंग बैंग बैंग। विस्फोटों की बौछार हुई और मैड लायन समुद्री डाकू जहाज पलक झपकते ही टुकड़ों में बिखर गया। लकड़ी का मलबा पानी पर तैर रहा था और आधे डूबे हुए मलबे से काला धुआं निकल रहा था। लड़ाई खत्म हो गई थी। फिलिपा ने युद्ध में लूटे गए माल को बचाने का आदेश दिया तथा मृत और जीवित दोनों समुद्री डाकुओं को पानी से बाहर निकालने का आदेश दिया।
रूपांतरण के लिए शवों को वुहेंग को हस्तांतरित किया जाना था। इन सभी समुद्री लुटेरों का स्तर अच्छा था और उनमें उल्लेखनीय जलीय गुण थे। शवों के अलावा दूसरी ओर कुछ घायल समुद्री डाकू थे जो भाग्यशाली थे कि बच गए। फिलिपा ने उन पर नजर डाली और जोकिम के पास आकर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। बड़े मालिक जोकिम, तुम्हारे पास तो 9 जिंदगियां हैं, है ना? तुम अभी भी मरे नहीं हो। उसे वह समय याद आया जब उसे धोखे से समुद्री डाकू द्वीप पर लाया गया था, जमीन पर घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया था और लगभग वहीं पर उसे मार दिया गया था। लेकिन अब भूमिकाएं उलट गई थीं और एक बड़े समुद्री डाकू समूह का स्तर 15 का कप्तान जोकिम उसके सामने घुटने टेक रहा था। फिलिपा, तुम एक समुद्री डाकू की बेटी हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एसोसिएशन तुम्हें स्वीकार करेगी? तुम इस स्थिति से कभी नहीं बच पाओगी और देर सवेर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जोकिम ने अपनी आंखों पर ढके बालों को झटकते हुए और ठंडे स्वर में बोलते हुए व्यंग्य किया। बकवास, मैं शुरू से ही एसोसिएशन की सीक्रेट स्पीकर रही हूँ। तुम्हारा पूरा परिवार ही समुद्री डाकू है, मैं नहीं। छोड़ो भी, अगर कोई सीक्रेट स्पीकर तुम्हें काट भी ले तो शायद तुम्हारे जैसा कोई उसे पहचान भी नहीं पाएगा, फिलिपा ने तिरस्कार से कहा। जहां तक एसोसिएशन द्वारा उसे त्याग दिए जाने के उनके दावे का सवाल है, फिलिपा को जरा भी डर नहीं लगा। वुहेंग के साथ मेरे संबंध काफी अच्छे हैं। हम्फ, जोकिम ने व्यंग्य किया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मत मारो और देखो कि आखिर में कौन डरता है। फिलिपा ने कहा, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो मैं वास्तव में इतना आश्वस्त नहीं हूं। जोकिम की आंखें सिकुड़ गईं, उसका चेहरा और भी बदसूरत होता गया। फिलिपा ने 2 लेवल 15 स्केलेटन को उस पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया और अन्य बंदियों की जांच जारी रखी। जब वह 5वें पर पहुंची, उसने अपने कदम रोक लिए और बंदी की ओर देखते हुए कहा, अपना सिर उठाओ। घुटनों के बल बैठे समुद्री डाकू ने सावधानी से अपना सिर उठाया और चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। फिलिपा ने भौहें चढ़ाई। बाबूजी, तुम भी जिंदा हो? नहीं, मेरा मतलब है तुम उनके साथ कैसे घुल मिल गए? फ्लाइंग फिश समुद्री डाकू समूह के कप्तान, बाबूजी। बाबूजी ने अजीब तरीके से अपना सिर उठाया और कहा, जोकिम ने दावा किया कि मैं तुम्हारा साथी था और मुझे पकड़वा दिया। मैं कई दिनों से केबिन में बंद हूं। फिलिपा ने एसोसिएशन की रिकवरी टीम के सदस्यों की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। लानत है उस कुत्ते पर। फिलिपा आगे बढ़ी, बाबूजी की रस्सी खोली और उसे खड़ा किया। मेरे पास सिर्फ तुम ही एक दोस्त हो। चलो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करती हूँ। बाबूजी खड़ा हो गया। उसकी बाहें टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में घबराहट थी। फिर वह उसके पीछे पीछे उस स्थान पर गया जहां पागल शेर जोकिम था। फिलिपा ने पास खड़े कंकाल की कमर से एक घुमावदार चाकू निकाला और उसे थमाते हुए कहा, लो, इस पर 2 वार कर दो। अगर तुम इसे मार भी दोगे तो कोई बात नहीं। बाबूजी की नजरें सख्त हो गईं जब उसने पागल शेर जोकिम की चमकती आंखों को देखा। झिझकते हुए यह फिलिपा ने चाकू उसके हाथ में थमा दिया और बाबूजी काफी देर तक हिचकिचाता रहा। फिर भी वह चाकू लेकर दूसरी ओर चला गया। बाबूजी, वह संत के साथ है। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो तुम्हें भी समुद्र की सजा भुगतनी पड़ेगी। जोकिम ने भयंकर दहाड़ लगाई। बाबूजी की आंखें और अधिक दृढ़ हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, बड़े समुद्री डाकू समूहों द्वारा शासित युग समाप्त हो गया है, आप मुझे डरा नहीं सकते। इसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ा चाकू सीधे दूसरे के शरीर में जा लगा। इसके बाद दूसरा और तीसरा वार किया गया। रक्त मुक्त रूप से बह रहा था। फिलिपा ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। कंकालों ने सभी जीवित समुद्री डाकुओं का गला काट दिया। वे डेक पर तड़पते हुए पड़े रहे। जब सभी समुद्री डाकू मर गए तो फिलिपा ने आगे कहा, सभी शवों को पुआल की चटाई में लपेट दो और जब हम लूट का माल बचा लेंगे तो हम वापस रवाना हो जाएंगे। सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। फिलिपा ने फिर बाबूजी से कहा, असुविधा के लिए क्षमा करें। जब हम द्वीप पर वापस आएंगे तो मैं आपकी ओर से बात करूंगी। बाबूजी ने चाकू वापस कर दिया और उसे कंकालों द्वारा केबिन में हिरासत में ले लिया गया। द्वीप मास्टर मनोर वुहेंग अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और मैकेनिस्ट के कमरे की ओर चला गया। कंकाल अपने काम में बहुत कुशल थे। जीवित प्राणियों के विपरीत उन्हें आराम करने की आवश्यकता नहीं थी तथा उन्हें रात में प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। वे अंधेरे में भी ब्लूप्रिंट तैयार करने में सक्षम थे। वुहेंग देखने के लिए वहां गया। गोलियों और हथगोलों के ब्लूप्रिंट को पुनर्गठित और चिह्नित किया गया था। अब वे मिश्रित धनुष को व्यवस्थित करने पर काम कर रहे थे। वुहेंग ने लेवल 15 के 2 कंकालों को एक तरफ बुलाया और कहा, अपने पास रखे ब्लूप्रिंट्स को व्यवस्थित करने के बाद इन शैल ब्लूप्रिंट्स को भी व्यवस्थित कर लो। बाकी अगले कमरे में हैं, तुम जांच कर लो। आग से बचाव के लिए सावधानी बरतना। कंकाल यांत्रिकीविदों ने उन पर नजर डालने के लिए ब्लूप्रिंट उठाए। फिर उन्हें एक तरफ रख दिया और कंपाउंड धनुष पर काम करना जारी रखा। वुहेंग ने कुछ देर तक देखा और फिर कमरे से बाहर चला गया। वह नीचे गया और मिनी के साथ कुछ देर तक बातें करता रहा। आंद्रे विलो के लौटने का इंतजार किया और साथ में खाना खाया। फिर आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन सुबह वुहेंग ने एकत्रित सभी इंजीनियरिंग वाहनों को निर्माण स्थल पर भेज दिया। छोटे द्वीप के परिधीय क्षेत्रों का विस्तार शुरू हुआ। जब बौने इंजीनियर और कई अन्य जीवित प्राणी इंजीनियरों ने इंजनों को गर्जना करते, आसानी से चट्टानों को हटाते और रास्तों को समतल करते देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सर, अगर ये मशीनें इसी तरह काम करती रहीं तो मैं गारंटी देता हूं कि हम इस प्रोजेक्ट को आधे समय में पूरा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में हम नालियों के साथ साथ घर और दुकानें भी बनाना शुरू कर सकते हैं, बौने ने कहा। ठीक है, मैं परियोजना को गति देने के लिए परिवहन में मदद के लिए स्केलेटन्स की भी व्यवस्था करूंगा। दूसरे बंदरगाह के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, वुहेंग ने कहा। वाहनों को सामान्य रूप से चलते देखकर राहत मिली। निर्माण की प्रगति बौने द्वारा बताई गई गति से भी अधिक तेज होगी। आखिरकार स्केलेटन रात में भी काम कर सकते हैं और चूंकि यह क्षेत्र आवासीय क्वार्टर से थोड़ा दूर है, शांति भंग होने की कोई चिंता नहीं है। काम को स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। समझ गया सर। वुहेंग ने उसका कंधा थपथपाया। अच्छा करो, और अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग शोध विभाग स्थापित करूंगा। उसके बाद द्वीप पर डिजाइन का सारा काम तुम ही संभालोगे। बौने के चेहरे पर एक भाव उभर आया और उसने तुरंत उत्साह से धन्यवाद कहा। धन्यवाद महोदय, मैं आपको निराश न करने के लिए पूरी ताकत से काम करूंगा। वुहेंग ने सिर हिलाया और बौने को वहीं प्रभारी छोड़ दिया और जागीर में वापस आ गए। जब वह ज़ोंबी वर्ल्ड की ओर जाते हुए अध्ययन कक्ष के पास से गुजरा तो उसने मिनी का अभिवादन किया। सीमा द्वार से बाहर निकलते ही उसके पूरे शरीर में ठंडक छा गई। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर भीषण गर्मी थी, फिर भी यहाँ सर्दी थी। यदि यह बढ़ती हुई संरचना के कारण न होता तो दोनों स्थानों के बीच आने जाने से सर्दी जुकाम हो सकता था। वह कमरे से बाहर चला गया। क्यूई हानकै ने पीछे से आकर सीधे कहा, बाकी लोग और कुछ सौर पैनल उपकरण रास्ते में हैं और कल तक आ जाने चाहिए।
हम पहले देखते हैं कि सौर पैनलों की संख्या एक या दो उत्पादन लाइनों को फिर से उत्पादन शुरू करने में मदद कर सकती है या नहीं, वू हेंग ने कहा। समझ गया। क्यूई हानकै ने सिर हिलाया। वू हेंग ने आगे कहा, क्या बचाव दल ने कुछ कहा है? अभी नहीं, वे शायद हार मान रहे हैं। हमारा मुकाबला तेज था और उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिर्फ शक से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्यूई हानकाई अब अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा था। कल दोनों के बीच हुई बातचीत से पता चला कि ऐसा लग रहा था कि बचाव दल आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि सब कुछ बॉस हुआंग नामक व्यक्ति पर निर्भर था। हम अभी भी उन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। सावधान रहें। ठीक है। वू हेंग ने फिर पूछा, क्या आसपास का पूरा पता लगा लिया गया है? क्यूई हानकै ने एक नक्शा निकाला। इस दिशा में कुछ और कारखाने हैं। काफिले का इंतजाम करो। चलते चलते रास्ता साफ करते चलो। अध्याय 603 अध्याय 497 हथियार धूल इकट्ठा करने के लिए नहीं है। अध्याय 603 अध्याय 497 हथियार धूल इकट्ठा करने के लिए नहीं है। सड़क पर लाशों के बड़े बड़े समूह एकत्र होने लगे। वे क्रूरतापूर्वक गुर्राते हुए, दांत दिखाते हुए और पंजे फड़फड़ाते हुए आगे बढ़े। कंकालनुमा उड़ता हुआ ड्रैगन ऊपर से गुजरा और ठोस लोहे की गोलियां भीड़ पर बाढ़ की तरह बरसने लगी। सड़क के किनारे खड़े लाशें बमबारी में टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके तुरंत बाद एक तैरती हुई तलवार आगे की ओर उड़ने लगी। तलवार की रोशनी की धारियां चमक रही थीं। शेष लाशों के सिर गिर गए और उनके शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़े। लड़ाई खत्म हो गई थी। कंकालों ने युद्ध क्षेत्र को साफ कर दिया, जबकि वू हेंग ने अपने अनुभव अंक की जांच की। स्तर 17 47,582/2,61,000। उस दोपहर उन्होंने सड़क के किनारे लगभग 3 कारखानों को साफ कर दिया। उनके अनुभव अंक 47,000 तक पहुंच गए थे। लेवल 18 तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ रास्ता तय करना बाकी था। ऐसा लगता है कि शहर में अनुभव अंक तेजी से जमा होते हैं, वू हेंग ने बुदबुदाया। ज़ोंबी को मारना वास्तव में कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गया था। यह सिर्फ कार्यकुशलता का मामला था। क्यूई हान के पीछे से आया। ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री, रबर पार्ट्स फैक्ट्री, भारी घटकों की फैक्ट्री। ठीक है, बाद में कुछ लोगों को बुलाकर इसकी जांच करवाओ, देखो कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। सफाई के बाद वू हेंग ने कंकाल परिवर्तन पूरा किया। फिर वे एक साथ सैन्य कारखाने में लौट आए। प्रांतीय बचाव दल, शरणार्थी आधार। एक हल्के से मंद प्रकाश वाले कमरे में दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक व्यक्ति अंदर आया। आगे देखते हुए उन्होंने कहा, डिप्टी कमांडर हुआंग, हम पिंगजियांग शेल्टर से कुछ लोगों को वापस लाए हैं और उनसे पूछताछ के बाद यह पुष्टि हो गई है कि कैप्टन हुआंग वास्तव में पिंगजियांग शेल्टर गए थे और उन्होंने सैन्य कारखाने और शिंफू सिटी बेस के लोगों के बारे में पूछताछ की थी। डेस्क के पीछे एक दुबला पतला अधेड़ आदमी सिगरेट का कश लेते हुए बोला, तो आपका मतलब है कि मेरे बेटे का गायब होना उन लोगों से जुड़ा है? अधीनस्थ ने कहा, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उस दिन की गतिविधियों को देखते हुए वह वास्तव में सैन्य कारखाने के क्षेत्र में गया था। बॉस हुआंग की आवाज गुस्से से भरी हुई थी, आपको ठोस सबूत की क्या जरूरत है? क्या आप मेरे बेटे के सपने में आपके पास आने का इंतजार कर रहे हैं? अधीनस्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। बॉस हुआंग ने आगे कहा, आपने कितने लोगों से पूछताछ की? 3। आश्रय स्थल से केवल 3 लोग। चौकीदारों ने देखा कि शिंफू शहर से भी एक काफिला आ रहा है, इसलिए हमने उन 3 लोगों को चुना जो सबसे ज्यादा जानते थे और वापस आ गए। रास्ते में उनसे पूछताछ की गई। बॉस हुआंग ने सिगरेट का एक के बाद एक कश लिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, किसी को सैन्य कारखाने के आसपास की सुरक्षा की पूरी जांच करने के लिए नियुक्त करो। किसी को मेरे बेटे के अंतिम संस्कार का खर्च उठाना होगा। हाँ, अधीनस्थ ने जाने से पहले उत्तर दिया। इंतजार। अधीनस्थ वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। बॉस हुआंग ने कहा, इस बारे में सावधान रहें, बेस में अन्य लोगों को पता न चलने दें। समझा। जाओ, मैं तुम्हारे लिए और अधिक आपूर्ति आवंटित करूंगा। धन्यवाद बॉस। अधीनस्थ ने अपना आभार व्यक्त किया और कमरे से बाहर चला गया। बॉस हुआंग अपनी कुर्सी पर झुककर धूम्रपान करते हुए खुद से बुदबुदाया, मैंने इतने सारे हथियार सिर्फ धूल इकट्ठा करने के लिए नहीं खरीदे हैं। मेरा बेटा, ओह मेरा बेटा। अगले दिन नाश्ते के बाद वो हेंग सीधे ज़ोंबी वर्ल्ड चला गया। शिंफू शहर से सहायता टीम पहले ही आ चुकी थी। आपूर्ति का एक के बाद एक भार गोदाम में उतारा गया और उनके साथ अनेक तकनीशियन भी आए। क्यूई हानकै उसके पीछे गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। जब काफिला पिंगजियांग सर्विस स्टेशन से गुजरा तो उन्होंने बताया कि प्रांतीय बचाव दल हमारे लोगों की जांच कर रहा है। क्या सर्विस स्टेशन के कर्मचारियों ने हमारे बारे में कुछ बताया? क्यूई हानकाई ने कहा, उन्होंने ऐसा किया और कुछ लोगों को तो ले भी गए। मुझे शक है कि उन्हें हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह के तौर पर उनकी जरूरत पड़ सकती है। यह दुनिया का अंत है। अगर वे गवाही देने के बाद भी इनकार करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? दरअसल वू हेंग को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि जांच पिंगजियांग सर्विस स्टेशन के माध्यम से की गई थी। आखिरकार प्रारंभिक खबर वहीं से फैली थी। दूसरे पक्ष द्वारा इस तरह से जांच करना बिल्कुल सामान्य बात थी। क्यूई हानकाई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या आपका मतलब है कि वे सीधे इस मुद्दे पर दबाव डाल सकते हैं? वू हेंग ने निर्देश दिया, यह संभावना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्यूई हानकै ने हल्की सी आह भरी और केवल सहमति में सिर हिलाया। सच कहें तो उनकी टीम सचमुच बदकिस्मत थी। यदि लियू चुआंग प्रांतीय बचाव दल को सूचित करने नहीं गए होते और वे सीधे कारखाने पर कब्जा करने के लिए यहां आ गए होते तो मामला खत्म हो गया होता। यदि बचाव दल को बाद में पता भी चलता तो भी उनके पास ज्यादा कुछ कहने का कोई आधार नहीं होता। हालांकि अब स्थिति बहुत जटिल हो गई है। दूसरे पक्ष ने अपनी जानें गंवा दी थीं और वे लगातार इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे। यह कहना कठिन है कि बाद में कोई वास्तविक संघर्ष छिड़ेगा या नहीं। हालांकि उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, फिर भी आधुनिक हथियार बेहद घातक थे। अगर उन हथियारों का उन पर असर होता तो वे भी उतने ही खतरनाक होते। उसकी परेशान अभिव्यक्ति को देखकर वो हेंग ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर वे वास्तव में हमें परेशान करते हैं तो मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। क्यूई हानकाई ने अपनी बेचैनी को दबाया और मुस्कुराने में कामयाब रही, नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मुझे डर नहीं लगता। फिर उसने आगे कहा, हम सौर पैनल लगाना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन सुझाव देते हैं कि पहले हम एक उत्पादन लाइन पर कोशिश करें, यह देखने के लिए कि क्या वह इसे संभाल सकती है। उन्होंने कहा, आइए मशीन गन के उत्पादन की लाइन का परीक्षण करें। ठीक है। क्यूई हानकै तुरंत नीचे गया और दूसरों को छत पर सौर पैनल लगाने और तारों को संशोधित करने का निर्देश दिया। इस बीच वो हेंग बगल में खड़ा था और कंकालों को उन क्षेत्रों को साफ करने का आदेश दे रहा था जो बड़ी आग से झुलस गए थे। विभिन्न मलबा, ढही हुई दीवारें, उन्हें बाहर ले जाया गया।
जैसे जैसे दिन धीरे धीरे बीतता गया, आकाश भी काला होने लगा। वू हेंग और कुछ अन्य लोग कारखाने के सामने चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। किसी ने सीएनसी कंप्यूटर संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मेनफ्रेम में कुछ समायोजन किया। हम मशीनों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। संपूर्ण उत्पादन लाइन धीरे धीरे चालू हो गई। गोलियां जो लाइन पर स्थिर थीं, अगले चरण में ले जाई गईं और अंत में प्लास्टिक फ्रेम में गिर गईं। उत्पादन लाइन को वास्तव में चलते हुए देखकर वू हेंग प्रसन्न हुए और अन्य लोगों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। यह बहुत बढ़िया है, क्यूई हानके ने उत्साह से उछलते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरों की निगाहें देखकर उसने तुरंत उसे छोड़ दिया, फिर भी उसका चेहरा उसकी खुशी को छुपाने में असमर्थ रहा। गोलियां बनाने की क्षमता होना इस बेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यद्यपि जीवित बचे लोगों को आग्नेयास्त्र वितरित नहीं किए गए थे, फिर भी गोलियों की पर्याप्त आपूर्ति होने से बेस की सुरक्षा बढ़ गई थी। कम से कम अब उन्हें प्रांत के साथ गोलियों के बदले भोजन का व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अभी रुकते हैं। जब हमारे पास और सामग्री होगी तो हम उत्पादन फिर से शुरू करेंगे। सब लोग जाकर आराम करो, वू हेंग ने सुझाव दिया। भीड़ ने मशीनें बंद कर दी। वू हेंग ने पहरा देने के लिए बड़ी संख्या में कंकालों की व्यवस्था की। फिर वे सभी फैक्ट्री से चले गए। वे एक साथ छात्रावास भवन में लौट आए। यह बात कि हम गोलियां बना सकते हैं गुप्त रखनी होगी। हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, वू हेंग ने चलते हुए कहा। समझ गया, जो लोग आए हैं वे अनुभवी हैं, वे नियमों को अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, सभी लोग थोड़ा आराम करें, उन्होंने कहा। भीड़ तितर बितर हो गई और सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। अगले दिन एसोसिएशन के बैठक कक्ष में वू हेंग ने सम्मेलन की मेज के चारों ओर एकत्रित द्वीप के व्यापारिक समूहों के सभी प्रतिनिधियों को देखा और सीधे कहा, यहाँ सभी लोग द्वीप के व्यापारिक गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड को आपूर्ति की एक खेप की आवश्यकता है और हम सहयोग के लिए कुछ भरोसेमंद और कुशल व्यापारिक दलों का चयन करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत रुचि दिखाई। द्वीप स्वामी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको किस तरह के सामान की जरूरत है? इस तरह हम उसका विश्लेषण करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उन्होंने कहा। अध्याय 604 अध्याय 498 लुंडहैम शहर में संकट आज एक अद्यतन। अध्याय 604 अध्याय 498 लुंडहैम शहर में संकट आज एक अद्यतन। द्वीप पर व्यापार करने या माल परिवहन की सुविधा प्रदान करने के इच्छुक व्यवसायों के लिए द्वीप स्वामी के भवन के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखना संबंधों को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से उन व्यापारिक कंपनियों के लिए जिन्होंने वू हेंग को द्वीप स्वामी बनने में मदद करने के लिए पहले अनुशंसा पत्र नहीं लिखे थे। वे सहयोग के इस अवसर का लाभ उठाने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। हर कोई काफी उत्साहित दिखाई दिया। वू हेंग की ओर से व्यापारिक कंपनियों की खरीद के लिए वह वास्तव में शानेला की सहायता लेना पसंद करते थे। हालांकि शानेला अभी अभी वुड एल्वेस में लौटी थी और उसे वापस आने में कुछ समय लगेगा। स्टारफ्लावर ट्रेडिंग कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिनका दर्जा भी अन्य प्रतिनिधियों के समान ही था। ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें मुझे खरीदना है, पहले इन पर एक नजर डालिए, वू हेंग ने कहा और कई सुव्यवस्थित सामग्री सूचियां निकालकर उन्हें वहां मौजूद व्यापारिक कंपनियों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया। सामग्री सूची को मैकेनिस्ट द्वारा पुनर्गठित किया गया। इनमें 3 मिनी तांबे के सिक्के, सफेद बारूद और सीसा जैसी कई सामग्रियां शामिल थीं। सफेद बारूद आधुनिक विश्व के धूम्ररहित बारूद के समान था, अंतर केवल इसके अवयवों में था। इस दुनिया में बारूद को अग्नि जादुई जानवरों के शल्क पाउडर के साथ मिलाया गया था। मैकेनिस्ट ने सामग्रियों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें समायोजित किया। विभिन्न व्यापारिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सामग्री सूची को देखा, कुछ प्रसन्नता से तो कुछ असहाय भाव से अपना सिर हिला रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, आइलैंड मास्टर, हमारी कंपनी ने स्नेक बैच कंसोर्टियम नीलामी में रोशफुल की पूर्वी तांबे की खदानों के खनन अधिकारों की नीलामी जीत ली है। हम आपको आवश्यक तांबा अयस्क की आपूर्ति कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति भी तुरंत उठ खड़ा हुआ, सर, हम तांबे के अयस्क का भी बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं और हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उन्हें आप तक पहुंचा सकते हैं। हम सफेद बारूद की आपूर्ति कर सकते हैं। कई लोग एक के बाद एक खड़े होकर उन सामग्रियों के बारे में बताने लगे जो वे सहयोग के लिए उपलब्ध करा सकते थे। वू हेंग एक तरफ बैठकर सुनने लगा। सफल खरीद की संभावना से उन्हें राहत की सांस मिली। उसने हाथ से इशारा करके सबको बैठ जाने को कहा। वापस जाओ, उन सामग्रियों के प्रकारों और कीमतों की एक सूची बनाओ जो तुम पेश कर सकते हो। जब तुम तैयार हो जाओ तो उन्हें सीधे नगर निगम कार्यालय पहुंचा दो। हम कीमत और परिवहन की शर्तों के आधार पर कुछ कंपनियों का चयन करेंगे ताकि एक समझौते पर हस्ताक्षर करके खरीदारी की जा सके। भुगतान की चिंता मत करो, सब कुछ सामान्य रूप से तय हो जाएगा, उन्होंने कहा। हाँ हाँ, भीड़ ने चापलूसी से सिर हिलाया। वू हेंग ने कहा, तो फिर इसे यहीं छोड़ दें, कृपया अपना प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि हम अपना चयन कर सकें। सभी लोग खड़े हो गए, झुके और एक साथ बाहर चले गए। सबके चले जाने के बाद वू हेंग ने भी एसोसिएशन को सीधे छोड़ दिया। द्वीप मास्टर की जागीर में वापस गाड़ी लेकर जाते हुए उन्होंने ट्रेन कैप्टन की टोपी पहनी और ट्रेन प्रकट हुई। वह सीधे येको साम्राज्य के नेटाली शहर पहुंचे। ट्रेन एक सुनसान इलाके में रुकी और वू हेंग एक लबादा और घूंघट पहने हुए सीधे शहर में प्रवेश कर गया। पहले के विपरीत इस बार नेटाली शहर की सड़कों पर कुछ दिन पहले की तुलना में कम लोग थे। हर कोई जल्दी में अपने रास्ते पर जा रहा था और कई दुकानें पहले ही बंद हो चुकी थीं। उन्होंने मरमेड टैवर्न में अर्धभूमिगत स्नेक बैच कंसोर्टियम की ओर जाने से पहले एक कीमिया स्टोर और एक खनन सामान की दुकान से कुछ सामग्री की त्वरित खरीदारी की। स्नेक बैच कंसोर्टियम के अंदर पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। कुछ बिखरे हुए व्यक्ति बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े होकर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। वू हेंग सीधे एक पूर्व व्यवस्थित कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद एक अपरिचित युवती सावधानी से अंदर आई। उसने वू हेंग की ओर देखा और सम्मानपूर्वक पूछा, सर, क्या आप यहाँ अमृत का व्यापार करने आए हैं? वू हेंग ने महिला का आकलन किया और सिर हिलाया, तुम वह नहीं थी जिनसे मैंने पहले निपटा था, है ना? मेरी मालकिन को कुछ काम निपटाने थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपके यहाँ व्यापार करने की व्यवस्था की। निश्चिंत रहें, मालकिन ने मुझे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बता दिया है, महिला ने थोड़ा आगे झुकते हुए और आधा झुककर बोलते हुए कहा। वू हेंग ने उसका निरीक्षण जारी रखा। युवती ने फिर कहा, मालकिन ने यह भी कहा है कि यदि आप अमृत बनाने में उनकी सहायता करना चाहें तो मूल प्रस्ताव अभी भी मान्य है और वह और भी उदार शर्तें देने को तैयार हैं। इस उल्लेख का उद्देश्य उसकी पहचान सिद्ध करना भी था। आखिरकार दोनों के बीच की शर्तें सार्वजनिक नहीं थीं, जब तक कि गोरी महिला ने स्वयं इसका खुलासा नहीं किया। वू हेंग ने सिर हिलाया और तुरंत 2 अमृत की बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। उसके सामने खड़ी महिला ने भी स्पेस रिंग से एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला। उसने ध्यानपूर्वक उसे खोला और मेज पर रख दिया। अंदर एक खिलता हुआ पुष्प मुकुट था। परी पुष्प मुकुट।
वर्णन एक पुष्प मुकुट जिसे एकांत प्रिय परियों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आत्मचिकित्सा, शरीर को पोषण देने और जानवरों से संवाद करने की क्षमता है। इस बार यह कोई विशेष वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जादुई वस्तु थी। लेकिन इसके प्रभाव अभी भी काफी असाधारण थे। कुछ जादुई वस्तुएं प्रभाव की दृष्टि से विशेष वस्तुओं से कम प्रभावशाली नहीं थीं, तथा उनमें कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। यह फेरी फ्लावर क्राउन भी काफी अच्छा था, और हालांकि यह युद्ध उपकरण नहीं था, लेकिन इसका स्वोपचार प्रभाव किसी को पुष्प मुकुट पहनकर लड़ने की अनुमति नहीं देता था। इसका उपयोग युद्ध के बाद या दैनिक उपयोग के लिए किया जाता था, तथा यह शरीर को पोषण प्रदान करता था। महिला ने धीरे से समझाया, परिजाति का पुष्प मुकुट, इसका आत्मोपचार प्रभाव मध्यम श्रेणी के उपचार औषधि के बराबर है। इसे रोजाना पहनने से आपके शरीर को भरपूर पोषण मिलता है और जानवरों और जंगली जानवरों से संवाद करने की क्षमता मिलती है। तो जानवरों का संचार वास्तव में शाब्दिक था, जंगली जानवरों के साथ बातचीत। परिचय के बाद महिला ने सावधानीपूर्वक पूछा, श्रीमान, क्या आप इस वस्तु से संतुष्ट हैं? हाँ, यह काफी संतोषजनक है, वो हेंग ने आइटम लेते हुए जवाब दिया। उसकी संतुष्टि सुनकर महिला भी मुस्कुराई और अमृत को अपने पास रख लिया। इसके साथ ही व्यापार समाप्त हो गया। वो हेंग ने पूछा, सड़कों पर इतने कम लोग क्यों हैं? महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मुझे माफ करना, मैं लापरवाही से बात नहीं कर सकती, नहीं मैं किसी को खारिज करना चाहती हूँ। वो हेंग ने जवाब सुनकर आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें उठाई। वह खड़ा हुआ और बोला, कोई बात नहीं, मैं अब विदा लेता हूँ। महिला ने एक बार फिर झुककर अपना सम्मान प्रदर्शित किया। वो हेंग सीधे बाहर चला गया। बाहर न रुकते हुए वह एकांत स्थान पर फैंटम ट्रेन में सवार हो गया और गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वापस आ गया। अध्याय 605 अध्याय 498 लुंडहैम शहर में संकट आज एक अद्यतन .2 अध्याय 605 अध्याय 498 लुंडहैम शहर में संकट आज एक अद्यतन .2 अपने निवास पर लौट आए। वो हेंग लिविंग रूम में बैठे और कुछ देर तक मिनी के साथ बातें करते रहे, और जब उन्हें पर्याप्त आराम महसूस हुआ तो वे ऊपर चले गए। उसने सीमा का दरवाजा खोला और ज़ॉम्बी वर्ल्ड की ओर चल पड़ा। उन्होंने जो थोड़ी मात्रा में सामग्री खरीदी थी उसे उत्पादन श्रृंखला मशीनों में जोड़ दिया। कई लोग चुपचाप खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। जल्द ही मशीनें चलने लगीं और पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। तांबे के सिक्कों को सिक्के के आकार के डिस्क में काटा गया, जिन्हें फिर मशीन द्वारा खोखले आवरणों में दबाया गया। इसके बाद आधार को ठीक करना, बारूद भरना तथा गोली के शीर्ष को सुरक्षित करना था। वो हेंग ने ब्लूप्रिंट देखकर सामान्य कार्य प्रवाह को समझ लिया। क्यूई हानके और अन्य लोग पहली बार गोलियों का उत्पादन देख रहे थे और उत्सुकता से भरे हुए थे। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और सभी गोलियां बन गईं, तो ऐसा लगा कि उन्हें बनाना इतना कठिन नहीं था। क्यूई हानके ने कहा, ये सामग्रियां शायद बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी। वो हेंग ने जवाब दिया, समय आने पर मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यूई हानकाई ने एक क्षण के लिए सोचा, मैं विभिन्न स्थानों से कुछ तांबे की वस्तुओं को इकट्ठा करने की व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन बारूद इकट्ठा करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिर कुछ तांबे की चीजें इकट्ठा करना शुरू करो। मैं बारूद और शीशे का पता लगा लूंगा, वो हेंग ने सुझाव दिया। ठीक है। कुछ गोलियां बनाने के बाद वो हेंग ने मशीनों का उत्पादन बंद करवा दिया। उसने नई बनी गोलियां इकट्ठी की। वे दोनों साथ साथ फैक्ट्री से बाहर की ओर चले गए। उन्होंने मशीन गन चलाने वाले एक कंकाल को गोलियां सौंपी, इन गोलियों पर स्विच करें। कंकाल ने मैगजीन खोली और नई गोलियां भरी। दूरी पर स्थित लक्ष्य पर गोली चलाई गई। धमाका धमाका धमाका। गोलियों की आवाज गूंज उठी और गोलियां दूर स्थित एक लकड़ी के निशाने पर लगी। प्रक्षेप पथ और सीमा सभी अच्छे थे। इससे यह भी साबित हुआ कि न केवल सफेद बारूद को बदलना कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि पूरी उत्पादन श्रृंखला द्वारा उत्पादित गोलियां मानक के अनुरूप थीं। लगता है प्रभाव काफी अच्छे हैं, क्यूई हानके ने लकड़ी के लक्ष्य को देखते हुए कहा। हाँ, वास्तव में बुरा नहीं है, वो हेंग ने सहमति व्यक्त की। उन्होंने कंकाल को उसके स्थान पर वापस भेज दिया। वो हेंग और क्यूई हानके एक साथ वापस चले गए। वे सीधे अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। अगले दिन द्वीप मास्टर मनोर में वो हेंग एक आराम कुर्सी पर धूप सेंक रहा था, जबकि मिनी पास में फूलों की क्यारी में फूलों और पौधों की देखभाल कर रही थी। धप धप धप। जागीर का द्वार खटखटाया गया। मिनी ने अपने हाथ एप्रन पर पोंछे और जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। उसने बाहर खड़े व्यक्ति से कुछ देर बातचीत की। एक पत्र लेकर वह वापस चली गई। मास्टर, एसोसिएशन से आपके लिए एक पत्र आया है, यह सीधे यहाँ पहुंचा दिया गया है, उसने घोषणा की। एक पत्र है ना? वो हेंग उठकर बैठ गया और उसे देखने लगा। उसने लिफाफा फाड़कर पत्र निकाला। हस्तलिपि की रेखाएं उभर आईं। यह वेन मंशा का पत्र था। मालिक, मुझे आपका भेजा हुआ पत्र प्राप्त हो गया है और मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अचानक मेरे बिस्तर के पास आकर मुझे काफी डर लग रहा है। अब मैं इस तरह से चौंक नहीं सकता। आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, लेकिन कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं मिली और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूं। मैं केवल यही आशा करता हूं कि मुझे आपकी कमी महसूस न हो और जब मैं आऊं तो आप वहां मौजूद हों। लुंडहैम शहर हाल ही में कुछ हद तक अस्थिर रहा है। 2 दिन पहले आउटर सिटी एरिया में एक हत्या हुई थी और नगर निगम के कई अधिकारियों की पूछताछ के दौरान हत्या कर दी गई थी। जांच और गिरोह के कई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद उच्च स्तरीय पेशेवरों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो शहर में घुस आए थे और कुछ योजना बना रहे थे। मैंने पहले ही शहर में अधिक गश्त और सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है, लेकिन दबाव के कारण अभी भी कुछ अधिकारियों ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया है। स्टीवर्ड स्लीथर भी कुछ बार यहां आए हैं, लेकिन वे ज्यादा समय तक शहर में नहीं रुक सकते और उनके पास कोई विशेष अच्छा समाधान भी नहीं है। यदि आप यहां होते गुरुजी, तो ऐसी चीजें निश्चित रूप से नहीं होती। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत खराब प्रदर्शन नहीं करूंगा और आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। आपकी वापसी की प्रतीक्षा में, वेन मंशा। पत्र की सामग्री पढ़कर वो हेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछले सभी पत्रों में लुंधाम शहर को समृद्ध बताया गया था। शहर का तेजी से विकास हो रहा था और करों में लगातार वृद्धि हो रही थी। इसके अलावा मनी कैट के सफल प्रबंधन के कारण यह आसपास के शहरों का मनोरंजन केंद्र बन गया था। सच्चा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन आज के पत्र में चिंता की भावना थी। उच्च स्तरीय पेशेवर लोग अधिकारियों की हत्या कर रहे थे और लुंधाम सिटी के विकास में हस्तक्षेप कर रहे थे। लुंधाम सिटी जैसी जगह के लिए जहां किसी भी राष्ट्र या शक्ति का समर्थन नहीं था, यह वास्तव में ऐसी जगह थी जहां सत्ता को उखाड़ फेंकने की सबसे अधिक संभावना थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सचमुच वापसी यात्रा करनी पड़ेगी। क्या यह सिस्टर वेन मंशा का पत्र है? मिनी ने बगल से पूछा। इतना स्मार्ट, मुझे पता था कि यह वही है। वह तुम्हारे बारे में सोच सोच कर पागल हो रही होगी, मिनी ने किनारे से कहा। आंद्रे विलो ने भी यही बात कही थी।
लुनधाम शहर की 3 नौकरानियों में से वेन मंशा सबसे अधिक चिपकू थी। ऐसा लगता है कि मिनी भी ऐसा ही सोचती थी। वू हेंग ने पत्र को एक तरफ रख दिया और कहा, लुनधाम शहर में उच्च स्तरीय पेशेवर लोग परेशानी पैदा कर रहे हैं, जिसका उल्लेख वेन मंशा ने किया था। क्या तुमने वहां कोई ऊंचे स्तर का कंकाल नहीं छोड़ा? क्या वह उससे भी ऊंचा है? लुनधाम शहर पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अतीत में खेल खेलने की भावना के आधार पर यह एक शुरुआती गांव के आसपास एक शहर की तरह लग रहा था। यह ब्लैकस्टोन टाउन से थोड़ा ऊपर है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर द्वीप से काफी दूर है। वहां लेवल 15 पर एक शीर्ष स्तरीय पेशेवर खिलाड़ी था। उस समय हैमर पार्टी के एक डाकू नेता लेवल 15 स्कल क्रशर ने लगभग पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब शहर में करों की दरें आसमान छू रही हैं। इसने उच्च स्तरीय पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया है। शायद वे कब्जा करना चाहते हैं, वो हेंग ने कहा। मिनी ने देखा और पूछा, क्या तुम वापस जा रहे हो? हाँ, मैं वापस जाकर देखूंगा। कम से कम मुझे उसके लिए रेडियो तो लगवा ही देना चाहिए, ताकि उसे हमेशा चिट्ठियां न लिखनी पड़े। यह सच है, और जब तुम वहां हो तो वेन मंशा बहन का साथ पा सकते हो। वह बहुत दयनीय है, उसे अकेला छोड़ दिया गया है, मिनी ने कहा। वो हेंग ने सिर हिलाया और मन ही मन योजना बनाने लगा कि कब निकलना है। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड पहले ही स्थिर हो चुका था और इस समय उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। मुख्य बात यह देखना है कि ज़ोंबी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। प्रांतीय बचाव दल को अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। इन मुद्दों को शीघ्रता से हल किया जाना चाहिए और फिर लंदन सिटी की ओर बढ़ना चाहिए। दोपहर, वह सीधे ज़ॉम्बी वर्ल्ड चला गया। यहाँ और अधिक लोगों को बुलाया गया था और कारखाने में हलचल मच गई थी। वो हेंग ऊपर से नीचे आया। क्यूई हान क्या भी बाहर से गंभीर भाव से दौड़कर आई, क्या आप एक क्षण के लिए आ सकते हैं? उसकी नजर देखकर वह उसके पीछे इमारत के पीछे चला गया। एक खुले स्थान के बीच में एक लाश पड़ी थी। वो हेंग ने भौहें उठाई, एक लाश। क्यूई हानकाई ने सिर हिलाया, हमारा नहीं। इसे कल रात दीवार पर चढ़ते हुए पाया गया था और एक कंकाल ने इसे मार डाला था। अपने ही लोग नहीं। और अंदर जाने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हेंग ने अनुमान लगाया, प्रांतीय बचाव दल के लोग। आखिरकार उनके अपने लोग यहाँ थे और केवल बचाव दल को ही इसके बारे में पता था। यह संभव है। उसने बचाव दल की वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन उसके पास पिस्तौल थी, इसलिए यह कुछ ऐसा ही होना चाहिए, उसने कहा। वो हेंग ने सिर हिलाया और सीधे लाश पर मृतकों के साथ संवाद का जादू चलाया। लाश जमीन से उठ बैठी, उसकी धुंधली आंखें उनकी ओर देख रही थीं। वो हेंग ने सीधे पूछा, आप किस बेस से हैं? लाश ने उत्तर दिया, डोंगइंग स्ट्रीट, लिटिल रॉक सिटी बेस। लिटिल रॉक सिटी वह स्थान था जहां बचाव दल का बेस बनाया गया था। कुछ लोग इसे रेस्क्यू टीम बेस कहते हैं, तो कुछ लोग इसे लिटिल रॉक सिटी बेस कहते हैं। ये एक ही स्थान के लिए अलग अलग नाम हैं। लेकिन इससे उनके अनुमान की पुष्टि भी हुई, वह वास्तव में प्रांतीय बचाव दल का ही कोई व्यक्ति था। वो हेंग ने आगे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? लाश ने जवाब दिया, बॉस हुआंग ने हमें भोजन के बदले इस जगह के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया था। बॉस हुआंग अभी भी हार नहीं मान रहे हैं, है ना? वो हेंग ने आगे पूछा, आप किस तरह की जानकारी एकत्र कर रहे हैं? लापता दस्ता, फैक्ट्री क्षेत्र की रक्षा योजनाएं और अंदर क्या हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्यूई हानकै ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। उनकी रक्षा योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाने से उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। भले ही वे हमले की योजना नहीं बना रहे थे, फिर भी वे इसकी संभावना के लिए तैयारी कर रहे थे। वो हेंग ने क्यूई हानकाई को चिंता न करने का इशारा किया। वह लाश को देखता रहा, क्या यह सिर्फ बॉस हुआंग कह रहा है या पूरी बचाव टीम इस जगह की जांच करने के लिए सहमत हो गई है? केवल बॉस हुआंग अकेले, बचाव दल की अन्य 2 शक्तियों की पीठ पीछे यह काम कर रहा है। एक आखिरी प्रश्न, बॉस हुआंग के पास कितने हथियार और उपकरण हैं? 4 बख्तरबंद गाड़ियां और अच्छी खासी मात्रा में आग्नेयास्त्र। मुझे ठीक ठीक संख्या नहीं पता, लाश ने जवाब दिया। 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। लाश वापस जमीन पर लेट गई। ऐसा लग रहा था कि बॉस हुआंग ने पहले ही यह मामला अपने सिर पर ले लिया था। क्या वे सचमुच लापता थे या कहीं और मर गए थे? अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। उसने इस स्थान पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। अध्याय 606, अध्याय 499, वह नहीं मरेगा चाहे कोई भी करे। अध्याय 606, अध्याय 499, वह नहीं मरेगा चाहे कोई भी करे। क्यूई हानकै की भौं कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसका रंग कुछ अप्रिय था। आधार का विकास अच्छी तरह से हो रहा था तथा कई अवसरों पर चौकियां भी सुचारू रूप से स्थापित की गईं। लेकिन उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इससे ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय दस्ते का नेता इतनी बेशर्मी से बात कर रहा था। वास्तव में उसके पास शक्तिशाली समर्थन था। यहाँ तक कि दुनिया के अंत में भी यह बात अभी भी महत्वपूर्ण है कि आपका पिता कौन है। क्या हमें बचाव दल को सूचित करना चाहिए? सेना निश्चित रूप से इस हुआंग को अराजकता फैलाने से नहीं बचने देगी, क्यूई हानकै ने स्पष्ट रूप से कहा। बचाव दल भोजन का आदान प्रदान जारी रखना चाहता था। वे बॉस हुआंग को दोनों पक्षों के बीच संबंधों को खराब करते हुए नहीं देखेंगे। वो हेंग एक तरफ खड़े होकर एक पल सोचने के बाद बोले, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। ऐसे व्यवहार करो जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो और किसी से इसका जिक्र मत करो। क्यूई हानकै की आंखें तेजी से घूम गईं और फिर उसने कहा, ठीक है। वो हेंग ने स्केलेटन को निर्देश दिया कि वह लाश को बाहर ले जाकर दफना दे। जब शव को ले जाया गया तो दोनों ने इस मामले पर चर्चा करना बंद कर दिया। वे दोनों कार्यशाला के कमरे की ओर साथ साथ चले। क्यूई हानकाई ने आगे कहा, हमारे फोटोवोल्टिक पैनल केवल इस एक उत्पादन श्रृंखला को बनाए रखने के लिए ही पर्याप्त हैं। अगर हम कई ठिकानों से सभी फोटोवोल्टिक पैनल इकट्ठा कर लें तो हम एक और जोड़ सकते हैं। इस मौसम में आधार की बिजली काट देना अच्छा विकल्प नहीं था। इसके अलावा सफेद बारूद और विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति सही नहीं थी, इसलिए उत्पादन श्रृंखला बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं थी। चलते चलते वो हेंग ने एक पल सोचा और कहा, चलो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। आने वाले समय में हम रेडियो का इस्तेमाल करके बाहरी लोगों से संपर्क करेंगे और बिजली संयंत्र निर्माण के लिए कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। ठीक है, क्यूई हानकाई ने सिर हिलाया। दोनों व्यक्तियों ने पूरे बेस का चक्कर लगाया। लौटते समय वो हेंग ने कहा, एक गाड़ी तैयार करो, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, क्यूई हानकै ने वाहन की व्यवस्था करते हुए कहा और बोलने के लिए मुड़ा। कोई जरूरत नहीं, एक कंकाल का इंतजाम करो जो गाड़ी चला सके, तुम यहीं रहो, वो हेंग ने जवाब दिया। क्यूई हानकै ने उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। बचाव दल आश्रय, एक अच्छी तरह से सजाए गए कमरे में हुआंग गुआंगपिंग की मेज के पीछे रेड वाइन की बोतलें और आधा रेड वाइन से भरा एक वाइन ग्लास रखा था।
उसने अपने सामने खड़ी आकृति की ओर देखा और पूछा, तुमने क्या इकट्ठा किया है? एक अधीनस्थ ने धीरे से कहा, कैप्टन हुआंग से कोई खबर नहीं। पिछले 2 दिनों से सैन्य कारखाने में लगातार वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है और हमने कुछ रसद और सहायता कर्मियों को भी देखा है। हुआंग गुआंगपिंग ने शराब का एक घूंट लिया और आगे कहा, सैन्य ताकत और बख्तरबंद वाहनों की संख्या के बारे में क्या? वह झिझकते हुए अधीनस्थ ने कहा, हम जुटाए गए कर्मियों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते। कंकालों की संख्या 1000 से अधिक होने की आशंका है, जिसमें 2 बख्तरबंद वाहन और कई स्वसंशोधित वाहन शामिल हैं। मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए। और भाइयों से गोला बारूद के भंडार की भी जांच करवाओ। हुआंग गुआंगपिंग ने दराज से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर अपने अधीनस्थ की ओर उछालते हुए कहा। ठीक है। अधीनस्थ ने सिगरेट पकड़ी और जाने से पहले सिर हिलाया। अध्ययन में केवल हुआंग गुआंगपिंग ही बचे। वह अपनी सिगरेट का एक कश लेता और बीच बीच में गिलास से घूंट भरता। जैसे ही उसने गहरी सांस लेकर धुआं अंदर लिया और आधी सांस छोड़ी, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसके सामने पुराने जमाने का पश्चिमी गाउन पहने और टोपी पहने एक महिला की आकृति हवा में आधी पारदर्शी रूप से तैर रही थी। हुआंग गुआंगपिंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। अचानक सदमे से उसने अपना दिल पकड़ लिया। उसी समय उसकी नजर पास की अलमारी पर रखी बंदूक पर पड़ी। क्या आप हुआंग गुआंगपिंग हैं? हवा में तैरती आकृति ने धीरे से पूछा। उसके बोलने का तरीका अजीब था, मानो कोई विदेशी हो जिसने अभी अभी चीनी भाषा सीखी हो। हुआंग गुआंगपिंग ने 2 गहरी सांसें लीं, धीरे से अपना हाथ अपनी छाती से हटाया और सावधानी से पूछा, क्या आप एक भूत हैं जो बोल सकते हैं? तुम्हारा संबोधन का तरीका बहुत ही अशिष्ट है। जीवन तो बस एक रूप है जो कई तरह से जीवित रह सकता है, उसने कहा। हुआंग गुआंगपिंग उसकी बातें सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गंभीरता से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता नहीं कि मैंने तुम्हारे जैसे किसी दोस्त को उकसाया है ना? मुख्यालय में भूत प्रेत की घटनाओं का उल्लेख किया गया था। स्थानीय बचाव दल ने इस बारे में बैठकें भी की थीं। उन्होंने जो खुफिया जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार भूतों को मारना बहुत कठिन है तथा किसी भूत के साथ उलझना कष्टकारी हो सकता है। स्पष्टतः अब वह एक के साथ उलझ गया था। हुआंग गुआंगपिंग को यकीन था कि उसने इस भूत को कभी नहीं देखा था। उसे बेस से बाहर निकले हुए बहुत समय हो गया था। वह स्वयं को पर्दे के पीछे का कमांडर मानता था। भूतनी अब भी उसे देखती रही और धीरे से बोली, वू हेंग ने मुझे भेजा है। तुम्हें उसे जानना चाहिए। नहीं, तुम सब उसे राजा यम कहते हो। हुआंग गुआंगपिंग की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। शिन्फू सिटी बेस का नेता वास्तव में भूतों को आदेश दे सकता था। यह कैसे संभव हुआ? उसके दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया और कहा, शिन्फू शहर के साथ मेरा सहयोग काफी अच्छा रहा है। क्या आप यहाँ किसी काम से आए हैं? हंसते हुए भूत हवा में घूम गया और सीधे हुआंग गुआंगपिंग की ओर बढ़ गया। भाड़ में जाओ। हुआंग गुआंगपिंग तुरंत खड़ा हो गया और पास में रखी बंदूक की ओर बढ़ा। लेकिन भूतनी तेज थी और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे वह अपनी सीट पर वापस आ गया। हुआंग गुआंगपिंग की हरकतें अकड़ गईं, उनकी आंखें भय से भर गईं। अब उसे समझ में आया कि भूत कैसे मारते हैं। यह बिल्कुल भूत प्रेत की कहानियों जैसा था। वे शरीर धारण कर सकते थे। उसके शरीर को नियंत्रित करने वाले भूत ने उसे बैठाया, शराब का एक घूंट लिया और अंदर देखने के लिए कुछ दराजें खोली। फिर उसने खाने का चाकू निकाला और धीरे धीरे अपना गला काट लिया। उसके कपड़ों के सामने से खून बहने लगा और हुआंग गुआंगपिंग की आंखें भय से धुंधली और धुंधली हो गईं। अंततः वह अपनी कुर्सी पर बेजान होकर गिर पड़ा। जंगल में सड़क के किनारे एक निर्जन भूमि पर वू हेंग यात्री सीट पर चुपचाप बैठा इंतजार कर रहा था। जल्द ही ग्लेंडा एक तरफ से प्रकट हुई और धीरे से बोली, वह मर चुका है। ऐसा लग रहा है कि उसने आत्महत्या की है। वू हेंग ने कहा, आपने कड़ी मेहनत की है। ग्लेंडा हंसी, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारी दुनिया के सभी लोग साधारण हैं, किसी प्रथम श्रेणी के पेशेवर के बराबर भी नहीं। यहाँ मुख्य विकास प्रौद्योगिकी में हुआ है। हम कोई भी बता सकता है। अगर आपने जिस वायरस के प्रकोप का जिक्र किया है वह न होता तो यहाँ आम लोगों का जीवन भी इतना बुरा नहीं होता। ग्लेंडा ने सहमति जताई। वू हेंग ने सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े किसी व्यक्ति से कहा, चलो वापस चलें। गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने गाड़ी को वापस सड़क पर मोड़ दिया। भोर बचाव दल का बेस थोड़ा अव्यवस्थित था। बड़ी संख्या में कार्मिकों को जुटाया जा रहा था। उन्होंने मौत के कारण की जांच शुरू कर दी और हत्यारे को पकड़ लिया। सम्मेलन कक्ष में सेना और तियानचेंग समूह ने एक साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा की। तियानचेंग ग्रुप के एक सूट पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सीधे तौर पर कहा, हुआंग गुआंगपिंग के चरित्र को देखते हुए यह असंभव है कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। दूसरी ओर बचाव दल के कमांडर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जांच हो चुकी है और किसी और द्वारा हत्या करने और फिर उसे अंजाम देने का कोई संकेत नहीं मिला है, इसलिए यह मामला गंभीर है। सूट पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, दुनिया के अंत में कोई भी आत्महत्या कर सकता है, लेकिन हुआंग गुआंगपिंग नहीं। यदि वह अपना बेटा भी खो देता तो भी वह अधिक से अधिक कोई स्त्री ढूंढ लेता और दूसरा बच्चा पैदा कर लेता। वह इस तरह नहीं मरता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, लेकिन एक बार शक्ति प्राप्त हो जाने पर वह अपना बहुत भला भी कर सकता है। वर्तमान स्थिति में हुआंग गुआंगपिंग की स्थिति शांतिकाल की तुलना में भी अधिक प्रभावशाली है। ऐसे में वह अब आत्महत्या का विकल्प कैसे चुन सकते हैं? इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। बेस में उसे मारने वाला व्यक्ति या तो तुम हो या मैं, कमांडर ने दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। सूट पहने आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो फिर यह आत्महत्या ही रही होगी। दस्तक दस्तक दस्तक। दरवाजा खटखटाया गया और कई आकृतियां कमरे में दाखिल हुई। उनमें से एक ने दोनों समूहों की ओर देखा और धीरे से बोला, कमांडर, हमारे पास कुछ सुराग हैं। इसके साथ डिप्टी कमांडर हुआंग से मिलने वाला अंतिम व्यक्ति उनका एक विश्वासपात्र था, जिसे उस समय उनके द्वारा एक मिशन दिया गया था। वक्ता अचानक बीच वाक्य में ही रुक गया। दूर से कई लोग उस ओर देख रहे थे। कमांडर ने पूछा, कौन सा मिशन? व्यक्ति ने उत्तर दिया, सैन्य शक्ति और गोला बारूद का मिलान करने के लिए तथा शिन्फू शहर के सैन्य कारखाने की सुरक्षा और कर्मियों की जांच करने के लिए। कमरा तुरंत शांत हो गया। हर कोई थोड़ा हैरान था और इस पर विश्वास करना मुश्किल था। हुआंग गुआंगपिंग वास्तव में उनकी पीठ पीछे काम कर रहा था तथा अभी भी शिन्फू सिटी बेस के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। और मिशन सौंपे जाने के बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे यह संदेह पैदा हो गया कि क्या इसका मिशन से कोई संबंध था। क्या कुछ और है? बस इतना ही। आप जा सकते हैं। घोषणा करें कि हुआंग गुआंगपिंग ने अपने बेटे को खोने के दुख के कारण आत्महत्या कर ली है और उसके सभी हथियार और सैन्य बल वापस ले लिए जाएं। कमांडर ने आदेश दिया। हाँ। कई कर्मचारी जवाब देते हुए तुरंत कमरे से बाहर चले गए।
सम्मेलन कक्ष के अंदर 5 या 6 सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। तभी सूट पहने आदमी बोला, क्या इसका शिन्फू शहर से कोई संबंध हो सकता है? अगर यह सच है तो उनके साधन बहुत दुर्जय हैं। हुआंग गुआंगपिंग को चुपचाप मारने में सक्षम होने का मतलब है कि वे हम में से किसी को भी मार सकते हैं, और फिर भी ऐसा कोई निशान छोड़े बिना करें। इससे वहां उपस्थित सभी उच्च अधिकारी चिंतित हो गए। सत्ता में बैठे लोग युद्ध से नहीं डरते, लेकिन वे स्वयं युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे। यदि उन्हें सीधे तौर पर धमकी दी जा सकती है तो उन्हें कार्रवाई करते समय और भी अधिक सतर्क रहना होगा। सूट पहने व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि हम दूसरे पक्ष को चीजें समझा सकते हैं। कमांडर ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस सामान्य सहयोग बनाए रखेंगे। अब कोई भी अनावश्यक कार्रवाई भयानक परिणाम दे सकती है। सूट पहने चिंतनशील व्यक्ति ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों के दौरान वू हेंग ने गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड और सैन्य कारखाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी अनुपस्थिति में भी वे सामान्य रूप से काम कर सकें और उन्हें कोई समस्या न हो। आंगन में, मास्टर, जब आप उस स्थान पर पहुंच जाएं तो हमें बताइएगा, आंद्रे विलो अपने बाएं तरफ झुके और धीरे से कहा। हाँ, वेन मंशा के साथ 2 दिन बिताओ और जल्दी वापस आ जाओ, हमें भी तुम्हारी याद आती है। मिनी ने दूसरी तरफ से उसकी कमर को गले लगाया और खुशामद भरे अंदाज में बोली। वू हेंग ने दोनों महिलाओं की पीठ थपथपाते हुए उन्हें दिलासा दिया, घर का ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो शी लिगुई को ढूंढ लेना। दोनों महिलाएं धीरे से गुनगुनाते हुए उसके आलिंगन में और करीब आ गईं। मिनी ने फिर सिर उठाया और बोली, तो जब तुम वापस आओ तो मेरी दोनों सहेलियों को भी साथ लाना। हवेली बहुत बड़ी है और मैं यहाँ रोज अकेली रहती हूँ। वह अभी भी उन 2 दोस्तों के बारे में सोच रही है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे आना चाहते हैं या नहीं। मैं उनसे पूछूंगा, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है। दोनों महिलाओं को विदाई देने के बाद वू हेंग ने ट्रेन कैप्टन की टोपी पहनी, फैंटम ट्रेन प्रकट हुई और वह स्केलेटन के साथ उसमें सवार हो गया और दोनों महिलाओं को अलविदा कहा। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन शून्य में चली गई। ट्रेन की बोगी में बैठते ही वू हेंग के होश उड़ गए। अध्याय 607 अध्याय 500 अस्थिर लुंडेहम शहर अध्याय 607 अध्याय 500 अस्थिर लुंडेहम शहर ट्रेन पर वू हेंग 2 कंकाल परिचारकों के साथ एक तरफ एक लंबी बेंच पर बैठे थे। उसका मन अनायास ही भविष्य की घटनाओं पर विचार करने लगा। अपनी अधिकांश इंद्रियों के निष्क्रिय हो जाने के बाद वह अधिक एकाग्र महसूस करने लगा। लुंडहम शहर का प्रबंधन काफी संतोषजनक था और यह निश्चित था कि उन्हें इसके विकास को जारी रखने की आवश्यकता थी, जिससे उन्हें आंशिक रूप से धन प्राप्त हो सके, साथ ही उन्हें अपने लिए एक सहारा भी मिल सके। यदि गोल्ड और सिल्वर द्वीप के साथ समस्याएं थीं, तो लुंडहम सिटी में सेवानिवृत्त होकर एक प्रकार का स्थानीय सम्राट बनना वास्तव में एक अच्छा विकल्प था। इस बार लौटते समय उन्हें लेडी वेन मंशा के लिए कुछ संभावित खतरों से निपटना था। गोल्ड और सिल्वर आइलैंड के संबंध में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता थी। एसोसिएशन ने उन्हें दर्जा और शक्ति दी थी, लेकिन यह एक प्रकार की बेड़िया भी थी। उसे किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसका पेशा कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। दूसरा बिंदु यह सुनिश्चित करना था कि समुद्री मार्ग साफ रहे, द्वीप की सुरक्षा बनी रहे, द्वीप पर अधिक धनी व्यापारियों को आकर्षित किया जा सके और व्यापार को बढ़ाया जा सके, जिससे वह पर्याप्त संसाधन और लाभ भी प्राप्त कर सके। अंतिम बिंदु द्वीप पर निर्माण कार्य था। लुंधाम शहर की नकल करना, द्वीप पर मनी कैट जैसे मनोरंजन की व्यवस्था करना कोई बुरा विचार नहीं होगा। आखिरकार लुंधाम शहर में मनी कैट की बाजार स्वीकृति सत्यापित हो चुकी थी। जहां तक ज़ोंबी दुनिया का सवाल है, विकास की दिशा में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। स्तर बढ़ाना, सोना इकट्ठा करना और कुछ संबंधित प्रतिभाएं जुटाना। उन्होंने धीरे धीरे बिजली संयंत्र और कुछ आधुनिक उपकरणों को बहाल करने की योजना बनाई। दोनों दुनियाओं के विकास के लिए चीजों को और अधिक सुविधाजनक बनाना। इस बार बॉस हुआंग को मारने से यह भी पता चला कि ज़ोंबी वर्ल्ड में बचे लोगों की क्षमताएं अभी भी अधिक नहीं थीं। यहां तक कि महाशक्तिशाली पुरुषों के साथ भी वे अभी भी अपने जैसे निरंतर स्तर पर पहुंचने वाले पेशेवर की तुलना नहीं कर सकते थे। जब तक वह आग्नेयास्त्रों का निशाना नहीं बनता, तब तक कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा कई उत्तरी शहर के गढ़ और सभी आश्रय स्थल भोजन के आदान प्रदान के लिए उस पर निर्भर थे। उसे निशाना बनाने की हिम्मत कौन करेगा? इसकी बात फैलने से जनता में आक्रोश फैल सकता है। उसने जल्दी से अपने मन में सब कुछ सोच लिया। उन्होंने पहले से तैयार मेंशन स्किल बुक निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ट्रेन में भी उसकी आंखें चीजें देख सकती थीं। उन्होंने इस अवसर का उपयोग पुस्तक को पुनः गहनता से पढ़ने के लिए भी किया। कौशल को अनलॉक न करने के कारण वह अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था। आखिरकार उसने इस पर बहुत पैसा खर्च किया था। 7 दिन बाद फैंटम ट्रेन शून्य से निकलकर जंगल के एक खुले स्थान पर रुक गई। यहाँ भी सर्दी थी, पेड़ बंजर थे और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, जिस पर अभी भी जानवरों के पैरों के निशान और खून के धब्बे थे। वो हेंग 2 कंकाल परिचारकों के साथ ट्रेन से उतरा। उसने एक गहरी सांस ली। जैसे ही फैंटम ट्रेन गायब हुई, भूख, प्यास और शौच की तीव्र इच्छा ने उसे घेर लिया। उन्होंने थोड़ी सुविधा के लिए एक पेड़ ढूंढ लिया। फिर उसने पहले से तैयार कुछ खाना निकाला और कुछ निवाले खाए। भले ही फैंटम ट्रेन तेज थी, फिर भी समय का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि बिना संवेदना के ट्रेन में भूख से आसानी से मौत हो सकती थी। सब कुछ निपटाने के बाद वो हेंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। चारों ओर घना जंगल था और वह कोई दिशा नहीं समझ पा रहा था या लंदन सिटी तक जाने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। एक विचार से 2 भूत उड़कर बाहर आ गए। प्रत्येक ओर एक तैरता हुआ दिखाई दिया। चाचा, क्या हम पहुंच गए हैं? जियो ने पूछा। ग्लेंडा ने भी उत्सुकता से देखा। हमें ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मुझे ठीक ठीक पता नहीं है कि यह कहाँ है। क्या तुम दोनों हवा से लंडहम सिटी की दिशा और सड़क कहाँ है यह पता लगा सकते हो? वो हेंग ने कहा। दोनों भूतों ने सिर हिलाया और तुरंत आकाश में उड़ गए। इसके तुरंत बाद जियाओ जियाओ सबसे पहले नीचे आया और चिल्लाया, लंडन शहर वहां है। यह बहुत बदल गया है। यह उस समय से कई गुना बड़ा है जब हम चले थे। वास्तव में? हाँ अंकल, आपके जाने के बाद शहर बहुत अच्छा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? मानो मैं ही शहर को विकसित होने से रोक रहा हूँ। जियो ने शरारत से हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। ग्लेना थोड़ी देर बाद लौटी और बोली, उस दिशा से एक कारवां आ रहा है जिसका सबसे ऊंचा स्तर 10 है। आप वहां एक गाड़ी की सवारी कर सकते हैं और रास्ते में आप कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में कारवां द्वारा परिवहन का मतलब आमतौर पर घोड़ागाड़ी से होता था। स्तर 10 के पेशेवर व्यक्ति का एस्कॉर्ट के रूप में काम करना पहले से ही एक बड़ा समूह माना जाता था। इससे उन्हें कोई खास खतरा नहीं था। ग्लेना ने तो उसके लिए इसकी व्यवस्था भी कर दी थी।
कितना अच्छा आदमी है। किस ओर? वहां, तुम बस थोड़ी देर सड़क के किनारे इंतजार करो। वू हेंग ने सिर हिलाया और अपने कंकाल सेवकों के साथ सड़क के किनारे की ओर बढ़ गया, जबकि दो भूत अपने रूप छिपाते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ ही देर में एक कारवां धीरे धीरे नजर आने लगा। कारवां ने दूर से सड़क के किनारे खड़ी 3 आकृतियों को देखा। अंगरक्षण के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड पूरी तरह सतर्क हो गए, तलवारें और ब्लेड म्यान से बाहर निकाल लिए गए तथा मजबूत क्रॉसबो बांध दिए गए। सज्जनों, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सूती कवच पहने कुछ पेशेवर लोग तेजी से पास आए और 5 मीटर की दूरी पर रुककर पूछा, आपका काम क्या है? वू हेंग ने कहा, हम लुंडहैम शहर जा रहे हैं। यह एक कठिन यात्रा है, क्या आप हमें एक हिस्से के लिए लिफ्ट दे सकते हैं? हम भुगतान कर सकते हैं। आप यहाँ कैसे पहुंचे? दूसरे पक्ष ने पूछना जारी रखा। हम ये को साम्राज्य से हैं। हम लुंडहैम शहर को देखना चाहते थे, लेकिन रास्ते में कुछ दुर्घटनाएं हो गईं और अब हम केवल 3 ही बचे हैं, वू हेंग ने उत्तर दिया। बातचीत कर रहे लोगों में से 2 लोग तुरंत अलग हो गए और तेजी से कारवां के पीछे की ओर भागे। इस बीच पालतू जानवर कारवां की दिशा से उड़कर जंगल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, यह सुनिश्चित करने के बाद कि जंगल में कोई घात लगाकर हमला नहीं किया गया है। कारवां बर्फ से ढकी जमीन से होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक आदमी जो कि स्पष्ट रूप से अधिक सुंदर कपड़े पहने हुए था, उसके पास आया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पीछे मुड़कर उस आकृति की ओर देखा जो कसकर ढकी हुई थी। ठीक है, आप गाड़ी में बैठ सकते हैं, हम लगभग लुंधाम सिटी पहुंच चुके हैं, आदमी ने कहा। धन्यवाद। वू हेंग गाड़ी में चढ़ गया, उसके दोनों ओर 2 कंकाल थे। कुछ देर बाद दूसरों से हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद उसने सहजता से पूछा, मैंने सुना है कि शहर में व्यापार करना अच्छा है और सुरक्षा भी सुरक्षित है, क्या यह सच है? व्यापारी ने उसकी ओर देखा, क्या तुम भी व्यापार करते हो? वू हेंग अपने लबादे और सूती कपड़े पहने हुए एक ऐसे परिवार के युवा स्वामी की तरह लग रहे थे जिसने कभी कठिनाई नहीं देखी थी। आखिरकार घर पर एक मेज को हिलाने का काम भी एक कंकाल द्वारा किया जाता था, वह भी बिना एक उंगली उठाए। तो क्या तुम किस्मत बना सकते हो? वू हेंग ने मजाक में पूछा। हाँ हाँ। आप किस तरह के व्यवसाय में हैं? वह आदमी हंसा और आसपास के गार्ड भी मुस्कुराते हुए देखने लगे। मनोरंजन, जैसे शराब खाने, ओपेरा हाउस, इस तरह की चीजें। उस आदमी ने एक पल सोचा और कहा, पहले सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और शहर तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन हाल ही में स्थिति थोड़ी बदल गई है। शहर में कुछ अफवाहें फैल रही हैं और कम ही रईस और अमीर व्यापारी यहाँ मौजमस्ती के लिए आ रहे हैं। कौन सी अफवाहें? वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से समझाया, इस शहर की असली मालिक लेडी वेन मनशा नहीं, बल्कि एक पूर्व एसोसिएशन कैप्टन है, जिनका तबादला कर दिया गया था। उसके बाद ही लेडी वेन मनशा ने प्रबंधन संभाला। ऐसी अफवाहें हैं कि कैप्टन ने बाहर के एक लेवल 18 पेशेवर को भड़काया है और वह शहर को तबाह करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शहर नेक्रोमेंसर का प्रायोगिक अड्डा है और जब उन्हें प्रयोगों के लिए जीवित आत्माओं की आवश्यकता होती है तो वे कुछ लोगों को छीन लेते हैं। वो हेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लेवल 18 के प्रोफेशन का मामला यहाँ कैसे फैला? वास्तव में कई तरह की अफवाहें हैं, लेकिन वास्तव में हाल ही में कई गिरोह सामने आए हैं जिससे चीजें पहले से अधिक अराजक हो गई हैं। तो फिर तुम अब भी यहाँ व्यापार करने क्यों आते हो? वो हेंग ने पूछना जारी रखा। दूसरा पक्ष मुस्कुराया, मुझे पता है कि लुंधाम शहर कैसा हुआ करता था, यह अब एरेनो के शासन के समय की तुलना में बहुत बेहतर है। एरेनो पूर्व नगर स्वामी का नाम था। वो हेंग ने सिर हिलाया, लेकिन आगे कोई सवाल नहीं पूछा। दूसरे पक्ष ने जो कहा उससे उन्हें पता चला कि वे ज्यादातर अफवाहें थीं और बहुत विश्वसनीय नहीं थीं। लेकिन लेवल 18 के पेशेवर से जुड़ा मामला संभवतः जानबूझकर यहाँ फैलाया गया था। शहर में प्रवेश करने के बाद भी उसे वेन मनशा से पूछना पड़ा कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे कारवां नजदीक आता गया, एक ऐसा शहर सामने आया जो उसकी याद से कहीं अधिक भव्य और विशाल था। बारीकी से देखने पर अभी भी आंतरिक शहर जिला, बाहरी शहर क्षेत्र और शहर से बाहर के क्षेत्रों को पहचाना जा सकता है। अब शहर से बाहर का क्षेत्र पहले से कई गुना बड़ा हो गया है। इमारतें अच्छी तरह से बनाई गई थीं तथा सड़कें घुमावदार थीं। सड़कों पर गाड़ियां और पैदल यात्री इधर उधर घूम रहे थे, दोनों ओर दुकानें लगाने वाले व्यापारी खड़े थे। बाहरी शहर क्षेत्र और भीतरी शहर जिले में ऊंचे ऊंचे तीर टावर और निगरानी टावर देखे जा सकते थे तथा हवा में झंडे लहरा रहे थे। वाह, है ना? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर के बाहर का इलाका ज्यादातर चहल पहल वाला है, लेकिन आउटर सिटी एरिया और इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट अच्छी जगहें हैं। जमीन नीले पत्थरों से पक्की है, सड़कों पर जादुई रोशन पत्थर लगे हैं जो दिन के मुकाबले रात में ज्यादा रोशन रहते हैं, और यहाँ कई अच्छी दुकानें भी हैं जो देर तक खुली रहती हैं। वो हेंग ने शहर की ओर देखा और सिर हिलाया। सिटी लॉर्ड्स हवेली। लेडी वेन मनशा नगर प्रभु के सिंहासन पर बैठी। उसके बाईं ओर एक कंकाल जादूगर जादूगरनी की पोशाक पहने हुए था तथा उसके दाईं ओर एक कंकाल योद्धा भारी कवच पहने हुए था तथा उसके हाथ में तलवार थी। काले कपड़े पहने और काले फ्रेम का चश्मा पहने एक महिला हाउसकीपर बगल से आई और फुसफुसाते हुए बोली, मैडम, सिटी हॉल के 2 और अधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वेन मनशा ने संकोच किया, लेकिन फिर भी आदेश दिया, उनके खातों का निपटारा करो और उन्हें शहर से बाहर ले जाओ। हाँ मेरी महिला। टैप टैप टैप। पैरों की आहट सुनाई दी। चमड़े का कवच पहने एक आदमी अंदर आया। बड़ी बहन, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण समाचार बताना है। बोलते समय उसकी नजर गृहस्वामी पर पड़ी। सिटी लॉर्ड्स मिशन के अधीनस्थ 2 समूहों में विभाजित थे। एक समूह पिंड गैंग के पुराने लोग थे जिन्होंने वेन मनशा के साथ संघर्ष करके ऊपर तक का रास्ता बनाया था। कुछ चले गए, कुछ मर गए और बाकी भरोसेमंद थे। दूसरे समूह की भर्ती सिटी लॉर्ड बनने के बाद की गई थी। इनमें से कुछ प्रशासनिक कर्मचारी थे, कुछ गार्ड और गश्ती गार्ड थे। यह एक मिश्रित समूह था जो अनुबंध के आधार पर कार्यरत था। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए वेन मनशा ने उसकी ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। भाई ने तुरंत सूचना दी, बड़ी बहन, हमारे मुखबिरों को पता चला है कि विंड फायर पार्टी और फ्लाइंग स्नेक गैंग ने कई अन्य गिरोहों के साथ मिलकर इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट पर हमला किया है। वेन मनशा ने उपहास किया, वे अकेले? भाई ने आगे कहा, बाहर अफवाहें हैं कि हाल ही में कई उच्च स्तरीय पेशेवर लोग शहर में आए हैं, क्या यह इससे संबंधित हो सकता है? वेन मनशा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अध्याय 608 अध्याय 501 समस्या का समाधान आज एक अद्यतन। अध्याय 608 अध्याय 501 समस्या का समाधान आज एक अद्यतन। कृपया पिछले अध्याय के अंत को फिर से देखें, उसमें कुछ बदलाव हुए थे। हाल ही में शहर में उच्च स्तरीय पेशेवरों के आने जाने में वृद्धि देखी गई है। आखिरकार एक स्वतंत्र नगर राज्य के रूप में लुंधाम शहर जो इतनी अच्छी तरह से विकसित हुआ है, निश्चित रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि यह पहली बार था जब किसी ने वास्तव में कार्रवाई करने की योजना बनाई थी।
वेन मनशा ने लाश को देखने से पहले एक पल के लिए सोचा, कितने उच्च स्तरीय पेशेवर लोग हैं। लाश ने एक क्षण सोचा, फिर उत्तर दिया, अस्पष्ट। एक अंतिम प्रश्न शेष था। वेन मनशा ने पूछा, वे कब कार्रवाई करेंगे? वे शाम को इकट्ठा होंगे। पांचों प्रश्नों के उत्तर देने के बाद लाश धड़ाम से पीछे गिर पड़ी और हॉल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। शाम। लुंडहम शहर में सर्दी जल्दी आ गई थी और आसमान पहले से ही धुंधला होने लगा था। बड़ी बहन, मैं कुछ आदमियों को लेकर पहले हमला करूंगा ताकि वे एक साथ इकट्ठा न हो सकें, छोटे भाई ने तुरंत कहा। गिरोह की पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उनमें अभी भी युद्ध के लिए तत्परता की भावना थी। गृहस्वामी ने अपना चश्मा ऊपर उठाया और कहा, अंधाधुंध भागने से अधिक नुकसान हो सकता है। अगर हम उन्हें इकट्ठा होने देंगे तो यह और भी परेशानी भरा होगा। वेन मनशा अपनी कुर्सी पर करवट लेकर बैठी हुई सोच रही थी कि कैसे जवाब दे। शहर में जुटाए जा सकने वाले कंकाल और सड़े हुए जानवर बहुत अधिक संख्या में थे, लेकिन ये सभी कंकाल शहर की रक्षा, गश्त और सिटी लॉर्ड के भवन की सुरक्षा के लिए अलग अलग कार्यों में तैनात थे। और सड़े हुए जानवरों को निश्चित क्षेत्रों में ही रखा जाता था क्योंकि वे बीमारियां फैलाते थे और वे शहर में कभी दिखाई नहीं देते थे। यदि युद्ध होना हो तो उन्हें पहले ही वापस बुलाना होगा। हालांकि सिटी लॉर्ड के भवन पर हमला करना आसान काम नहीं होगा। उसके पास 2 उच्चस्तरीय कंकाल थे, साथ ही वो हेंग द्वारा छोड़ा गया एक उपकरण भी था जिसका नाम मशीन गन था। वे अधिकांश दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी यदि वे वास्तव में सिटी लॉर्ड के भवन में प्रवेश नहीं भी करते तो भी इससे शहर में कुछ अशांति और नुकसान हो सकता था। जब से उसका शरीर असुविधाजनक हो गया, शहर में एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रहीं। अपने विकल्पों पर जल्दी से विचार करने के बाद उसने धीरे से आदेश दिया, सभी को सूचित करें, आंतरिक शहर को बंद कर दें, किसी को भी आंतरिक शहर के द्वारों से अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एरेनो, जाओ और सड़ा हुआ मांस वापस लाओ। उसने अभी आदेश देना समाप्त भी नहीं किया था कि बाहर से कंकालों द्वारा हवेली के दरवाजे खोल दिए गए। 3 आकृतियां अंदर आईं और उनके चारों ओर के कंकाल मानो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, बिना किसी हलचल के स्थिर खड़े रहे। वे तीनों जो सिटी लॉर्ड के भवन में संकट पर चर्चा कर रहे थे, तुरंत सतर्क हो गए। छोटे भाई ने आगे बढ़ती हुई 3 आकृतियों की ओर इशारा किया और चिल्लाया, कंकालों, उन्हें रोको, उन्हें और करीब मत आने दो। कंकालों ने उसकी ओर मुड़कर देखा, फिर बिना हिले डुले वापस लौट गए। छोटे भाई का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। बड़ी बहन, तुम पहले जाओ। वेन मनशा ने भी भौहें चढ़ाकर उस हुड वाली आकृति को गौर से देखा। फिर जो व्यक्ति अंदर आया उसने अपना हुड हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, वेन मनशा, मैं वापस आ गया हूँ। पीछे गृहस्वामी हैरान था और छोटे भाई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सीट पर बैठे वेन मनशा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह खड़ी हुई और बोली, मास्टर। उस एक विस्मयादिबोधक ने वो हेंग की पहचान की पुष्टि कर दी। गृहस्वामी को पता चल गया कि कौन आया है और छोटा भाई भी तुरंत समझ गया, नगरपाल, आप लौट आए हैं। हम। वो हेंग ने दूसरे के कंधे पर थपथपाते हुए सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नजर वेन मनशा के गोल पेट पर डाली। अब तक वह अनुमान लगा चुका था कि पत्रों में बार बार जिस आश्चर्य का उल्लेख किया गया था वह क्या था। वह जल्दी से आगे बढ़े, वेन मनशा का हाथ पकड़ा और पूछा, तुमने मुझे पत्रों में सीधे क्यों नहीं बताया? मैं आपके महत्वपूर्ण मामलों में देरी नहीं करना चाहता था और मैं आपको एक आश्चर्य देना चाहता था। वेन मनशा ने उसके पेट को छुआ और पूछा, क्या आपको यह पसंद है? मुझे यह बहुत पसंद है, वो हेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि वहां अन्य लोग भी मौजूद थे, इसलिए दोनों के बीच ज्यादा घनिष्ठता नहीं हो सकी। वेन मनशा को उनकी सीट पर वापस बैठने में मदद की गई। वो हेंग ने फिर जमीन पर पड़ी लाश को देखा। यह क्या है? बाहरी शहर क्षेत्र में मेरा जासूस मारा गया। मैंने बस वेंशी किया और कुछ जानकारी हासिल की, वेन मनशा ने जवाब दिया। फिर उसने लाश से प्राप्त जानकारी बताई। जानकारी को समझना अपेक्षाकृत सरल था। ऐसा कहा गया कि उच्चस्तरीय पेशेवर लोग गुप्त रूप से स्थानीय गिरोहों में शामिल हो गए थे तथा लुंडहैम शहर पर नियंत्रण करने के अवसर का लाभ उठाने की योजना बना रहे थे। इसका उद्देश्य अनुमान लगाना कठिन नहीं था क्योंकि लुंडहैम शहर एक खजाना बन चुका था। हर कोई इसे अपने लिए लेना चाहता था। वो हेंग ने पूछा, जब आप उच्च स्तर कहते हैं तो आप किस स्तर की बात कर रहे हैं? वेन मनशा ने जवाब दिया, मैं कहूंगा स्तर 15। शहर का नक्शा कहाँ है? मुझे दिखाओ, वो हेंग ने पूछा। वेन मनशा ने किसी को नक्शा लाने को कहा और अपने पास बैठकर उसने पवन अग्नि दल का स्थान बताया। साथ ही उन नगर द्वारों के बारे में भी बताया जिन पर वे हमला करने वाले थे। वो हेंग ने सिर हिलाया और कहा, गिरोह का मुद्दा मुझ पर छोड़ दो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। छोटे भाई और गृहस्वामी दोनों ने वेन मनशा की ओर देखा। चूंकि इसमें केवल एक ही नहीं बल्कि 15वें स्तर के पेशेवर खिलाड़ी शामिल हैं, इसलिए इस पर निश्चित रूप से गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। तब वेन मनशा ने कहा, गुरु की बात सुनो। दोनों ने सिर हिलाया। गाड़ी तैयार करो। हाँ, छोटा भाई जल्दी से चला गया। वो हेंग फिर उठे और वेन मनशा से कहा, रात का खाना तैयार करो, अगर मुझे देर हो जाए तो तुम पहले खा लो। वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मालिक के वापस आने का इंतजार करूंगा। बिना कुछ और कहे वो हेंग उठ खड़ा हुआ और इमारत से बाहर निकल गया। उसने आंगन में कुछ कंकालों को चुना और उन्हें आग्नेयास्त्र वितरित किए। वेन मनशा ने शव को देखा और निर्देश दिया, किसी को शव को उसके परिवार के पास वापस भेजने को कहें, सांत्वना राशि को दोगुना करें और यदि उसके परिवार का कोई व्यक्ति सिटी लॉर्ड के भवन में काम करना चाहता है तो विशेष व्यवस्था करें। कोई भी यह कह सकता था कि वेन मनशा बहुत अच्छे मूड में थी। जैसी आपकी इच्छा महोदया, गृहस्वामी ने उत्तर दिया। वेन मनशा धीरे से खड़ी हुई और बोली, रसोई में खाना तैयार होने दो और जो मैंने पहले कहा था उस पर भी विचार करो। गृहस्वामी ने अपना सिर झुकाकर धीरे से कहा, मैं मैडम के निर्देशों का पालन करूंगी। वेन मनशा ने सिर हिलाया। गृहस्वामी ने कंकालों को लाश को ले जाने का निर्देश दिया। उसी समय वह आज रात के खाने की व्यवस्था करने के लिए रसोई में चली गई। अध्याय 609 अध्याय 501 समस्या का समाधान आज एक अद्यतन .2 अध्याय 609 अध्याय 501 समस्या का समाधान आज एक अद्यतन .2 इनर सिटी जिला गश्ती कार्यालय के अंदर वो हेंग चुपचाप कमरे में बैठा था। चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ ही देर में ग्लेंडा और जियाओ एक के बाद एक वापस उड़ गए। ग्लेंडा ने अपना सिर हिलाया, मुझे अपनी तरफ से कुछ खास नहीं मिला। जो कुछ उत्साहित था, चाचा मुझे कुछ मिला। लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ है और इस तरफ आ रहा है। 3 15 स्तरीय पेशेवर और बाकी सभी 10 स्तरीय और उससे नीचे के हैं, सैकड़ों की संख्या में। 3 15 स्तरीय पेशेवर। लुंडहैम सिटी में यह वास्तव में एक शानदार लाइनअप था। यदि यह अतीत की बात होती तो एरेनो के सिटी लॉर्ड के रूप में कार्यकाल के दौरान संभवतः उन्हें स्वेच्छा से द्वार खोलने पड़ते और सिटी लॉर्ड का पद छोड़ना पड़ता। मुझे देखने दो, वो हेंग ने कहा। स्तर 15 के पेशेवरों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
हालांकि शेष संख्या की पुष्टि अभी भी आवश्यक है। जियाओ जियाओ की गिनती करने की क्षमता सीमित थी और वह 100 से अधिक का अनुमान लगाने में मूलतः गलत थी। आओ जियो जियो सीधे शरीर में गोता लगाया। इस दृश्य को भी साझा किया गया। सड़क पर लोगों का एक समूह दूर से इनर सिटी डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ रहा था तथा बगल की गलियों से निकल रहे लोग लगातार उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते हुए यह संख्या 400 के करीब पहुंच गई। दोनों ओर की दुकानों को भी कुछ गड़बड़ नजर आई और उन्होंने तुरंत अपना कारोबार बंद कर दिया। अवलोकन करने के बाद वो हेंग ने जियो जियो को बाहर जाने दिया। एक तरफ हटकर उसने पूछा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? हाँ जियाओ जियाओ, तुम कमाल हो। मैंने फिर से योगदान दिया है। जियो जियो खुशी से चमक उठा। वो हेंग ने फिर से अपना लबादा पहना और इमारत से बाहर निकल गया। वह भीतरी शहर की दीवार पर चढ़ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में भारी भीड़ वहां आ पहुंची। संख्या पहले ही 500 से अधिक हो चुकी थी। शहर की दीवार के स्थान पर गश्त के लिए जिम्मेदार एक छोटी टीम नीचे गेट की ओर बढ़ी। उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा और बाहर खड़े लोगों से मिलने के लिए बाहर चले गए। गेट बंद नहीं है, मैं आपको अंदर ले चलता हूं। हमत भीड़ ने सिर हिलाया। वे जल्दी से गेट से गुजरे और सीधे आंतरिक शहर में चले गए। इस समय गिरोह का प्रत्येक सदस्य अंदर ही अंदर प्रसन्न था। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम माना गया। अगला कदम सिटी लॉर्ड के भवन पर हमला करना था। जब तक वे उस महिला को मार देंगे पूरा शहर स्वाभाविक रूप से उनका हो जाएगा। उनकी गति तेज हो गई। जब अंतिम व्यक्ति शहर के द्वार से प्रवेश किया, बुश अचानक दीवार की रखवाली कर रहे कंकाल बिना किसी हलचल के एक साथ नीचे देखने लगे। काले थूथन नीचे की भीड़ की ओर इशारा कर रहे थे। आग। कहीं से एक आदेश आया। बैंग बैंग बैंग। दीवार के ऊपर से तेजी से कई विस्फोटों की आवाजें गूंजने लगीं। आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह तीव्र गोलीबारी हो रही थी। घात लगाओ, फैल जाओ। दीवारों पर चढ़ जाओ, उन कंकालों को मार डालो। दीवारों के नीचे चले जाओ, वे वहां गोली नहीं चला सकते। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। इस बीच नीचे जमीन पर शव बिखरे पड़े थे। गोलीबारी बंद हो गई और ऊपर से धुआं छोड़ने वाले ग्रेनेडों की एक श्रृंखला फेंकी गई। घना धुआं उठा। हथियार लिए अनगिनत कंकाल सीधे धुएं की ओर बढ़े। धुएं के कारण अफरा-तफरी मच गई। वो हेंग दूर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर खड़ा होकर युद्ध के मैदान को देख रहा था। जियाओ जियाओ चिल्लाया, चाचा, 2 15 स्तर वाले हैं, वे बहुत भयंकर हैं। आपने काफी कंकाल खो दिए हैं। भूतों पर धुएं का कोई असर नहीं होता और वे अंदर हो रही लड़ाई को देख सकते हैं। वो हेंग ने अपनी तरफ देखा। काइक्सियू, जाओ और अंदर सभी को मार डालो, जल्दी करो। 18 स्तरीय स्केलेटन ग्रैंड बॉक्सर दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया। अपने पैर की हल्की सी थपकी के साथ वह जमीन पर उतरा और प्रकाश की एक किरण में बदल गया तथा बाहर निकल गया। उनकी आकृति ने वायु प्रवाह को उत्तेजित किया, धुआं साफ किया और सीधे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। धमाक। वह युद्ध के मैदान में घुस गया और चलते चलते मुक्के मारता रहा। एक 15 स्तरीय चोर पीछे की ओर उड़ता हुआ शहर के द्वार से टकरा गया। जैसे ही उसका शरीर गेट से नीचे गिरा, उसे खून की उल्टी होने लगी। उसी समय एक बख्तरबंद योद्धा ने लंबी तलवार चलाते हुए तलवार से हमला किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिस्ट मास्टर, लगता है खुफिया जानकारी वाकई गलत थी। यहाँ एक और उच्च स्तरीय फिस्ट मास्टर है। आप यहाँ भी मर सकते हैं। काइक्सियू हवा की तरह चकमा खा गया और उसने जबरदस्त ताकत से मुक्का मारा। योद्धा ने बचाव के लिए स्वयं को स्थिर किया और रोकने के लिए लंबी तलवार उठाई। धातु के टकराने की स्पष्ट गूंजती ध्वनि तलवार से फैलती जबरदस्त शक्ति के साथ गूंज रही थी। इतनी ताकत। योद्धा पीछे हट गया, जबकि काइक्सियू बिना रुके आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थीं, मजबूत कवच पर प्रहार कर रही थीं। प्रत्येक मुक्का लगने के साथ योद्धा का शरीर परत दर परत उखड़ता गया। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। तलवार जमीन पर गिर गई और योद्धा का शरीर भी गिर गया। आप तीसरे दर्जे के नहीं हैं। काइक्सियू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शेष शत्रुओं की ओर अपना आक्रमण जारी रखा। नरसंहार की तरह गिरोह के सदस्यों को एक एक करके मार गिराया गया। लगभग आधा घंटा बीत गया। युद्ध का मैदान धीरे धीरे शांत हो गया। हवा में खून की बदबू फैल गई। कुछ दूरी पर वेन मंशा के कई अधीनस्थ, जिन्हें सड़कें अवरुद्ध करने का काम सौंपा गया था, जल्दी से वापस लौट आए। युद्ध के मैदान को देखते हुए कुछ लोग हतप्रभ से दिखाई दिए। क्या यह खत्म हो गया? क्या स्तर 15 के पेशेवरों को मारना इतना आसान था? या फिर क्या यह था कि कुछ महीनों के बाद सिटी लॉर्ड इतना शक्तिशाली हो गया था कि अब वह लेवल 15 के पेशेवरों को खतरा नहीं मानता था? वो हेंग ऊपर की इमारत से नीचे उतरे और समूह को देखकर पूछा, क्या कोई बच गया? कोई भी नहीं बच पाया, पुरुषों ने तुरंत जवाब दिया। वो हेंग ने सिर हिलाया, लाशों की पहचान करो, गिरोह का नेता कौन है? सही। लोगों ने शवों को अलग अलग पहचानना शुरू कर दिया। 3 स्तर 15 निकाय, 4 गिरोह के नेता चुने गए। वो हेंग ने उनकी ओर देखा और पहले गिरोह के नेता की लाश की ओर मृतकों के साथ संवाद का नारा लगाया। लाश उठकर इस दिशा में देखने लगी। वो हेंग ने पूछा, आपकी योजना क्या थी? लाश ने जवाब दिया, 3 स्तर 15 पेशेवरों का अनुसरण करें और सिटी लॉर्ड के हवेली पर हमला करें। उन्हें स्तर 15 के पेशेवर कहना अपरिचित सा लगा। वो हेंग ने आगे कहा, तुम्हें किसने संगठित किया? तुम किसे जानते हो? लाश ने जवाब दिया, पवन अग्नि पार्टी। आज आए लोगों के अलावा क्या आपके पास बाहर इंतजार करने वाले और लोग भी हैं? लाश ने कहा, कुछ लोग गिरोह के निवास पर रुके थे। जो लोग आए थे उनके अलावा क्या अन्य गिरोह भी शामिल थे? लाश ने जवाब दिया, वहां कोई और नहीं होना चाहिए। 4 प्रश्न पूछने के बाद वो हेंग को लगा कि उसे उसके मुंह से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए उसने सीधे जादू को हटा दिया और लाश वापस लेट गई। 3 स्तर 15 लाशों में से उन्होंने उस चोर को चुना जो पहले मर गया था और मृतकों के साथ संवाद का जादू डाला। लाश उठ बैठी, उसकी धुंधली आंखें इस ओर देख रही थीं। वो हेंग ने पूछा, क्या आपके पीछे कोई और है? लाश ने जवाब दिया, हाँ, क्रिस्टू ने हमें जानकारी और धन मुहैया कराया, बशर्ते हम शहर पर कब्जा कर सकें। क्या आपको यकीन था कि आप आज की कार्रवाई संभाल सकते हैं? लाश ने जवाब दिया, पक्का नहीं, लेकिन गड़बड़ी पैदा करना भी एक विकल्प था। वो हेंग ने एक पल सोचा, फिर पूछा, मुझे क्रिस्टू की पहचान के बारे में बताओ। वह आदमी 40 के आसपास का है, शायद कोई व्यापारी है, इस शहर में उसकी बहुत रुचि है। एक मोटे विवरण के बाद चर्चा समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह बस इतना ही जानता था। वो हेंग ने आगे कहा, आप तीनों के अलावा क्या कोई अन्य उच्च स्तरीय पेशेवर भी हैं? पक्का नहीं, शायद कोई नहीं। अंतिम प्रश्न। वो हेंग ने पूछा, हम इस क्रिस्टू को कहां पा सकते हैं? पता नहीं, वह हमसे संपर्क करने के लिए किसी का प्रबंध करेगा। 5 प्रश्नों के बाद लाश वापस लेट गई। वो हेंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं।
इस ऑपरेशन में गुप्त साधना हॉल की शैली झलकती थी। ये लोग उन्हें परेशान करना बंद नहीं करते। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर परेशानी पैदा करने के बजाय उन्होंने अपनी नजरें लुंडहैम शहर पर टिका दी थीं। यह क्रिस्टो, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? वू हेंग ने अपने पास खड़े कुछ लोगों से पूछा। सभी ने अपना सिर हिलाया। वू हेंग ने सिर हिलाया और अवशेषों का युद्ध क्षेत्र शुरू कर दिया, जिससे शेष लाशें खड़ी हो गईं। शेष सभी शव कंकाल में बदल गए। इसमें लेवल 15 की 2 लाशें और जमीन पर पड़े गिरोह के सदस्यों के समूह शामिल हैं। वू हेंग ने निर्देश दिया, आप सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी और कंकालों को यहां सफाई करने का आदेश देना होगा। जी हाँ महाराज, लोगों ने उत्तर दिया और सफाई शुरू कर दी। वैसे अभी मेरे लौटने की बात बाहर मत करो। आश्वस्त रहें महाराज, हम जानते हैं कि क्या करना है, पुरुषों ने तुरंत प्रतिज्ञा की। वू हेंग ने सिर हिलाया, गाड़ी पर चढ़ गया और नए बने कंकालों के साथ चला गया। पीछे छूटे हुए लोगों ने आपस में कानाफूसी करते हुए पहरेदार कंकालों को युद्ध क्षेत्र को साफ करने का आदेश दिया। कैप्टन वू हेंग कब वापस आए? अभी अभी लौटा हूं और सौभाग्य से हमें इन लोगों के बारे में जानकारी मिल गई। वह जरूर इसलिए वापस आया होगा क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है ना? मैंने ऐसा सुना है, उसने सिटी लॉर्ड को लिखा है, उसे वापस आकर देखना होगा। हाँ। वू हेंग गाड़ी पर सवार होकर वापस आया। मेज पर पहले से ही शानदार भोजन सजा हुआ था। वेन मनशा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? कुछ छोटे गिरोह के सदस्यों को मार डाला, ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, वू हेंग ने लापरवाही से कहा। इस बार वू हेंग ने मशीन तोप का भी उपयोग नहीं किया। अपेक्षा से अधिक आसान। वेन मनशा ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या वहां स्तर 15 के पेशेवर थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, तीनों मर चुके हैं, 2 को सजा के तौर पर कंकाल में बदल दिया गया है ताकि आप अपनी कुंठा निकाल सकें। वेन मनशा ने अतिशयोक्तिपूर्वक ताली बजाई, मास्टर अविश्वसनीय है। वू हेंग ने अपने बगल में बैठे नौकरानी की ओर देखा, बकवास बंद करो। खाने की मेज पर एक साथ बैठते हुए वू हेंग ने भोजन के बीच में पूछा, क्या तुमने इस क्रिस्तु के बारे में सुना है? अध्याय 610 अध्याय 502 वे सभी आपके हैं। अध्याय 610 अध्याय 502 वे सभी आपके हैं। क्रिस्टु, वेन मनशा ने नाम दोहराते हुए फुसफुसाया, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया। उसने सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। उसे इस व्यक्ति का कोई आभास नहीं था। वू हेंग ने बताया, वेंशी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार लेवल 15 के पेशेवरों को जानकारी और योजनाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति यह व्यक्ति है, एक पुरुष व्यापारी। वेन मनशा की भौहें उठ गईं। चूंकि वह एक व्यापारी है, इसलिए जांच करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हाल ही में शहर में कई नए व्यापारियों के कारवां आए हैं। मैं किसी से इसकी जांच करवाऊंगा, उसकी पहचान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वू हेंग ने सिर हिलाकर मामला वेन मनशा पर छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कठिन नहीं होना चाहिए। पूरे मामले पर चर्चा की गई। दोनों अपने अपने स्थानों की स्थिति के बारे में बातचीत करते हुए खाना खाते रहे। वेन मनशा को गोल्ड और सिल्वर आइलैंड में काफी रुचि थी। मालिक मैडम, कमरा तैयार है, हाउसकीपर ने धीमे स्वर में कहा और तेज कदमों से सीढ़ियां उतर गई। वेन मनशा ने सिर हिलाया और वू हेंग की ओर मुड़ा, यह मेरी गृहस्वामी हार्टेल है। वू हेंग ने भी अपनी नजर हार्टेल की ओर घुमाई और उसे ध्यान से जांचने लगा। अभी उसकी उम्र 28 या 29 भी नहीं हुई थी, भूरे बाल पीछे बंधे हुए थे, उसने कोई आभूषण नहीं पहना था, उसका चेहरा अंडाकार था और काले फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, जिसमें शीतल बौद्धिक परिपक्वता झलक रही थी। नमस्ते हार्टेल। मालिक गृहस्वामी ने फिर से प्रणाम किया। वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए अपनी थोड़ी को हाथ पर टिकाया और वू हेंग को देखा। रात के खाने के बाद वू हेंग वेन मनशा को आंगन में टहलने के लिए ले गया। फिर वे बैठक कक्ष में लौट आए और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गए। मैं आपके शयन कक्ष के पास वाले कमरे में एक संचार उपकरण स्थापित करूंगा। वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, संचार उपकरण क्या है? वू हेंग ने बताया, यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको किसी भी समय गोल्ड और सिल्वर आइलैंड के संपर्क में रहने की अनुमति देगी। अच्छा। वे एक साथ ऊपर चले गए। शयन कक्ष के बगल वाले कमरे में वू हेंग ने एक रेडियो स्थापित किया। उन्होंने माइक्रोफोन उठाया और वेन मनशा को इसका उपयोग दिखाते हुए कहा, इससे आप सीधे गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर संदेश भेज सकते हैं, पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सहजता से बातचीत कर सकते हैं। उसके पास बैठे वेन मनशा ने पूछा, कोई खास चीज? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? इसे एक जादुई सहारा समझिए। आपको अपने स्तर पर एक कंकाल अन्वेषक की भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यदि कोई संदेश प्राप्त न हो तो उसे रिकॉर्ड किया जा सके, वू हेंग ने समझाया। वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है। रेडियो के बारे में उसे जानकारी देने के बाद आसमान में अंधेरा छा गया और वू हेंग उसके साथ वापस बेडरूम में चला गया। सोफे पर वेन मनशा नाइट गाउन पहने हुए बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। वू हेंग ने अपना कान उसके पेट पर रखा और अंदर की धड़कन सुनने लगा। वेन मनशा वहां मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मास्टर, आपको लड़का चाहिए या लड़की? वू हेंग ने ऊपर देखा और उसके पास बैठ गया, मुझे दोनों पसंद हैं। मिनी और आंद्रे विलो, क्या वे अभी तक नहीं चले हैं? वेन मनशा ने पूछना जारी रखा। अभी नहीं, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के साथ अधिक तालमेल में हैं। मास्टर, सचमुच आप किसी के भी दिल को झकझोर देते हैं। वेन मनशा उनकी बाहों में सिमट गई। वू हेंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। आओ आराम करें, जल्दी सोना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लाइट बंद करने के बाद वू हेंग ने उसे पकड़ रखा था और वे दोनों धीरे धीरे सो गए। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के बाद वू हेंग ने वेन मनशा के लिए एक संदेश छोड़ा और फिर ज़ोंबी वर्ल्ड जाने के लिए एक कमरा चुनने के लिए ऊपर चला गया। आखिरकार यात्रा में काफी समय लग गया था। अब यहाँ की स्थिति की जांच करने का समय आ गया है। इमारत से बाहर निकलने पर फैक्ट्री यार्ड में बचे लोगों की संख्या बढ़ गई थी। कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। जल्द ही क्यूई हान के दूर से आई, उसके जूते क्लिक कर रहे थे, राजा। समय के साथ बुलाया गया। उसे इस शीर्षक की आदत हो गई थी। अब यह पहले जैसा अटपटा नहीं लगता था। वू हेंग ने सिर हिलाया और पूछा, प्रांतीय बचाव दल ने कोई परेशानी तो नहीं पैदा की है? नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि बॉस हुआंग मर चुका है, क्यूई हान ने उसकी अभिव्यक्ति पर नजर डालते हुए कहा। कुछ दिन पहले बचाव दल द्वारा आयोजित एक जासूस को पकड़ लिया गया था। वू हेंग ने कहा था कि वह इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन कैसे और अंतिम परिणाम पर कभी चर्चा नहीं हुई। फिर भी 2 दिन बाद ही बचाव दल ने लोगों का एक समूह वहां भेजा। उन्होंने सहयोग को मजबूत करने तथा अन्य फैक्ट्री उपकरणों के रखरखाव और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने की संभावना का उल्लेख किया। इसमें यह भी बताया गया कि बॉस हुआंग ने अपने अध्ययन कक्ष में आत्महत्या कर ली थी। शव को पहले ही दफना दिया गया था और वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। हालांकि पूरी घटना दूसरे पक्ष के आश्रय में हुई थी, क्यूई हान को यकीन था कि यह वू हेंग का काम था।
एक व्यक्ति जो आश्रय के लिए खतरा पैदा कर रहा था, अपने ही अध्ययन कक्ष में आत्महत्या कर ली। बचाव दल के रवैये में परिवर्तन संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था। वू हेंग ने आगे विस्तार से नहीं बताया और पूछा, बुलेट उत्पादन में कोई समस्या? क्यूई हानकाई ने एक क्षण विचार किया, फिर कहा, दो मुद्दे हैं, एक तो बारूद की आपूर्ति जो आपके द्वारा लाए गए बारूद से लगभग समाप्त हो चुकी है, और दूसरा अस्थिर बिजली आपूर्ति, सौर पैनलों का भंडारण असंगत है, जिससे पूरे दिन संचालन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। अंततः यह अभी भी बिजली आपूर्ति का मुद्दा था। बिजली संयंत्र की स्थापना में तेजी लानी होगी। बिजली संयंत्र के लिए कर्मियों की भर्ती पर कोई परिणाम? वू हेंग ने फिर पूछा। क्यूई हानकाई ने जवाब दिया, दो संभावित स्रोत हैं, एक हमारे शहर के सर्वाइवर बेस जिनजियांग अपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट से है, जहां दावा किया जा रहा है कि उनके पास संबंधित तकनीकी कर्मचारी हैं। मैंने नक्शा देखा, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करना जरूरी है। दूसरा विकल्प मुख्य स्टेशन है, उन्होंने कहा कि वे ब्लूप्रिंट उपलब्ध करा सकते हैं। वू हेंग की भौहें उठ गईं। उनमें से एक प्रांतीय क्षेत्र से आया एक जीवित व्यक्ति था, जबकि दूसरा मुख्य स्टेशन था जो ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर रहा था। वर्तमान में स्थानीय बचे हुए लोग सबसे व्यवहार्य विकल्प थे, लेकिन एक बार बचाए जाने के बाद क्या वे बिजली संयंत्र के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर पाएंगे, यह अनिश्चित था। आखिरकार ऐसे इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट को केवल एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्य स्टेशन के ब्लूप्रिंट को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। उनकी शर्तें क्या हैं? क्यूई हानकाई ने कहा, जब तक मुख्य स्टेशन पर बातचीत चल रही है, बचे हुए लोग हमारे साथ आएंगे। उन्होंने परिवहन संबंधी समस्याओं का भी जिक्र किया और हमें हवाई जहाज से ब्लूप्रिंट गिराने की पेशकश की। एयर ड्रॉप, यह वास्तव में एक तरीका है। वू हेंग ने कहा, फिर उनके साथ बातचीत जारी रखें और विनिमय की शर्तों के बारे में पूछें। ठीक है। क्यूई हानकाई एक तरफ खड़ा होकर भीड़ को देख रहा था। नए साल में अभी आधा महीना बाकी है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस बार भी जिंदा रह पाएंगे। जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज में भावना का भाव झलकता था। वू हेंग उसकी भावनाओं को समझ गया। वर्तमान विश्व और परिवेश में अधिकांश लोग एक दिन में एक ही दिन के बारे में सोच सकते हैं। कोई भविष्य नहीं है और कोई आकांक्षा नहीं है। यहां भी यही हाल है और दूसरे छोटे आश्रय स्थलों में तो और भी ज्यादा। अगर तुम जी सकते हो तो जियो, अगर नहीं जी सकते तो रहने दो। भविष्य में यह बेहतर हो जाएगा, मेरा विश्वास करो, वू हेंग ने उसे आश्वासन दिया। क्यूई हानकाई मुस्कुराई, मम, आप लोग खुद ही इसका प्रबंध कर लें, कोई पार्टी कर ले या कुछ अच्छा खा लें। मैं याहोंग के साथ इस पर चर्चा करूंगा और देखूंगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। अच्छा। दोनों दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक बातें करते रहे। वू हेंग फिर अपने कमरे में लौट आया। गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर वापस जाने के बाद ज़ॉम्बी को मारने और स्तर ऊपर करने की योजना फिर से शुरू होगी। कुछ दिनों का अंतर कोई मायने नहीं रखेगा। वापस सिटी लॉर्ड के भवन में वू हेंग नीचे आया। वेन मनशा लिविंग रूम में खड़े होकर कंकालों को एक पेंटिंग को सही दिशा में लगाने का निर्देश दे रहे थे। वह अब पहले की निर्णायक और निर्दयी गिरोह नेता की पत्नी के विपरीत अधिक मिलनसार और सौम्य लग रही थी। जब वेन मनशा ने वू हेंग को नीचे आते देखा, उसने बटलर को कंकालों को निर्देशित करना जारी रखने दिया और खुद वू हेंग का हाथ पकड़ लिया। आओ, मैं तुम्हें इस अवधि से हमारे लाभ दिखाती हूँ। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे आया, उसे वापस ऊपर ले जाया गया। वे अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए और अंदर एक गुप्त दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे विभिन्न प्रकार के रत्न और चमकदार सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा बक्सा लटका हुआ था। वेन मनशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारे हैं। वू हेंग ने एक भौं उठाई। लुंधाम सिटी अपेक्षा से अधिक लाभदायक रही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोगों की नजर इस शहर पर थी। वू हेंग ने घोषणा की, मैं आधा हिस्सा ले लूंगा और बाकी हिस्सा आप शहर का विकास जारी रखने के लिए रख लीजिए। लुंधाम शहर का विकास वास्तव में प्रभावशाली था और यह और भी बेहतर होना चाहिए। और यदि इन सोने के सिक्कों को लुंधाम शहर में छोड़ दिया जाए तो उनका उपयोग शहर के निर्माण में किया जा सकता है। लेकिन यदि उन्हें गोल्ड और सिल्वर द्वीप पर ले जाया जाए तो कुछ जहाजों को हथियार बंद करने और कुछ सामान खरीदने से ही वे समाप्त हो जाएंगे। वेन मनशा ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा आप कहें। वू हेंग ने सोने के सिक्कों में से आधे ले लिए। वह मेज पर बैठ गया। वेन मनशा उनके बगल में बैठे थे और धीरे से शहर के बाद के विकास और सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा निवेशित उद्योगों का विवरण दे रहे थे। मनी कैट के अलावा शहर के पब, सराय और शराब बनाने वाली कंपनियों में भी निवेश किया गया था। वेन मनशा ने गिरोह के नेता की पत्नी बनकर सचमुच खुद को कमतर आका था। दोपहर को दरवाजे पर कोई खटखटाहट हुई थी। महिला बटलर की आवाज सुनाई दी। सर, मैडम, कमांडर ऑकोट आ गए हैं, उसने कहा। ऑकोट वह अधीनस्थ था जो कल लाशें वापस लाया था। वह पिंड गैंग का पूर्व सदस्य था। वेन मनशा ने अपने कपड़े ठीक किए और कहा, उसे अंदर आने दो। दरवाजा खुल गया। चमड़े का कवच पहने अधीनस्थ सीधे अंदर चला गया। नगरपालिका बड़ी बहन अधीनस्थ ने सलामी दी, फिर बोला, मुझे क्रिस्टू नाम के एक आदमी के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वेन मनशा ने पूछा, वह कौन है? वह व्हाइट रैम व्यापारिक कारवां का प्रबंधक था। आज एक सराय के निजी कमरे में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जीभ भी काट दी गई। वेन मनशा की भौहें सिकुड़ गईं और उनका चेहरा गंभीर हो गया। इसका स्पष्ट उद्देश्य उनकी जांच को रोकना था। चिंता मत करो, वू हेंग ने वेन मनशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, फिर अधीनस्थ की ओर मुड़ा, क्या कोई संदिग्ध वस्तु मिली थी? हाँ, हमें पास में एक हुड मिला है जिसे उस व्यक्ति ने संभवतः फेंक दिया होगा। जाओ और मेरे लिए ले आओ। ओह ठीक है। अधीनस्थ जल्दी से चला गया। गोल्ड एंड सिल्वर आइलैंड में किसी की हत्या करके उसकी जीभ लेना प्रचलन से बाहर हो गया था, यहाँ तक कि सिर भी काटकर ले जाया जाता था। लुंधाम शहर में बहुत से लोगों के पास स्पेस रिंग नहीं थी। सिर लेना बहुत ही स्पष्ट होगा। आपके पास कोई रास्ता है? वेन मनशा ने पूछा। वू हेंग ने जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हुड हत्यारे का है या नहीं। पहले से। अधीनस्थ जल्दी से वापस आया। वह खून से सना एक हुड लेकर आया और उसे सौंप दिया। वू हेंग ने ट्रेसिंग लॉकेट निकाला और उसे हुड के पास रख दिया। लॉकेट पर मौजूद कंकाल ने हुड के किनारे को चबाना शुरू कर दिया और लॉकेट से एक हल्के नीले रंग की आत्मा निकली। वह एक दिशा में दौड़ा। बाहरी इलाके में आवासीय क्षेत्र से दूर जाने वाली सड़क पर लुंडहम शहर से भागने की कोशिश कर रहे हत्यारे को एक कंकाल ने जमीन पर मजबूती से जकड़ रखा था। उसका चेहरा बर्फ से सटा हुआ था। उसकी सांसें उसके सामने बर्फ के टुकड़ों को बिखेर रही थीं। हमें क्या करना चाहिए, सर? ऑकोट ने पूछा। उन्होंने बाहरी इलाके तक उसका पीछा किया और उस व्यक्ति को लगभग भागने ही दिया। वू हेंग ने नजर घुमाई, उसे मार डालो।